तो देखो अब हम बात करने वाले हैं भाई, थोड़ा और आगे चलेंगे, जिसमें हम बात करेंगे किसके बारे में, आपकी एक और क्लास स्टिमुलेटरी हमने देखी, इनहिबिटरी हमने देखी, क्यू वाली हमने देखी जिसमें डाइसाइल ग्लिसरॉल IP3 बन रहा है, जिसमें फॉस्फोलाइपेज सी बीटा एक्टिवेट हो रहा है ना। अब इस केस में हम बात करेंगे एक और था आपके पास जी अल्फा, क्या था भाई, जी अल्फा टी ट्रांसड्यूशन वाला, याद है कुछ, जिसमें आपका जी अल्फा और ऐसे करके टी वाला ना ट्रांसड्यूशन जो काम करेगा। अब देखो ट्रांसड्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, कि मैं आपको देख पा रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हो, मैं इस पंखे को घूमते हुए देख रहा हूं, या मैं स्क्रीन को देख पा रहा हूं, ये सारा कौन, जो आंखें हमारी हैं, ये काम इसी सिग्नलिंग पे करती है। किस कौन सी सिग्नलिंग, ट्रांसड्यूशन सिग्नलिंग। क्योंकि आंखों के पास क्या होगा, कुछ स्पेशल क्या होंगे, और रॉड सेल और कौन सेल आपके दोनों प्रेजेंट होते हैं कहां पर, आपके रेटिना के पास। उस रेटिना के पास क्या है, रॉड सेल्स प्रेजेंट है, कोन सेल प्रेजेंट है, और उनमें क्या होता है, एक जीपीसीआर रिसेप्टर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रोडोप्सिन, है ना। रोडोप्सिन है क्या, रोडोप्सिन एक आपका कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, मतलब रिसेप्टर है बट इट इज अ कॉन्जुगेटेड क्या प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड जब बोल रहा हूं तो कुछ समझ में आ रहा है आपको, क्या होगा कॉन्जुगेटेड मतलब, जोर से, मेम्ब्रेन पे बाउंड तो ट्रांसमेम्ब्रेन बोलते हैं भाई हम, कॉन्जुगेटेड कि उसके साथ में कुछ और नॉन प्रोटीनियस पार्ट अटैच होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक तो प्रोटीनियस पार्ट होता है, एक नॉन प्रोटीनियस पार्ट है। तो एक आपका क्या है, उसमें प्रोटीनियस पार्ट है, वो प्रोटीनियस पार्ट कौन सा है, आपको ऑप्सिन बोलते हैं, मतलब अभी बड़ा बड़ा ले लीजिए आगे फिर हम उसको। और दूसरा क्या आपका रेटिनल, समझ रहे हो आप बात को, रेटिनल क्या है आपका कॉन्जुगेटेड पार्ट, वो आपका प्रोटीन नहीं है, नॉन प्रोटीनियस पार्ट है। और ये रेटिनली बहुत इंपॉर्टेंट क्या करता है, इसमें रोल प्ले करता है सिग्नलिंग में, आगे हम डिटेल में देखेंगे, बताइए आप ब्रीफ आइडिया ले लो, क्योंकि थोड़ा सिग्नलिंग वैसी होने वाली कैसी, थोड़ा उल्टी सी सिग्नलिंग है, आप समझोगे तब आपको समझ में आएगा। तो आपको मैंने क्या बताया कि जो आपका रिसेप्टर यहां पर है, रिसेप्टर कौन सा होगा, रोडोप्सिन तो होगा, पर वो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होगा, जीपीसीआर रिसेप्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। एक और क्लास है जी अल्फा टी, इसमें बीटा गामा तीनों सब यूनिट होंगे, क्या बोलते हैं हम इसको, ट्राई हेट्रो ट्राइमरिक, बोला ना हेट्रो में अलग अलग यूनिट है, इसमें अल्फा है, बीटा है, और आपकी गामा सब यूनिट है, इसको हेट्रो ट्राइमरिक बोल रहे हैं, और जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर ही होगा, क्योंकि हम इसको जी प्रोटीन की कैटेगरी में हम पढ़ रहे हैं, क्लियर। अब जो ये रिसेप्टर मैंने बताया आपका कैसा है, कॉन्जुगेटेड है, इसमें प्रोटीनियस पार्ट है जिसको हम ऑप्सिन बोल रहे हैं, और एक नॉन प्रोटीनियस पार्ट है जिसको हम रेटिनल बोलते हैं। इसी में कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से सिग्नलिंग कंटिन्यू करते हैं। क्लियर, समझ गए आप इतना बेसिक। दूसरी हम बात करेंगे भाई इसके रोडोप्सिन साइकिल की, कि आपका रोडोप्सिन साइकिलिंग की बात करो तो जो आपका क्या है यहाँ पर, रिसेप्टर जो है वो क्या करो, एक्टिवेट होगा फिर डीएक्टिवेट होगा। जैसे मैं बात करूं आपके किसके बारे में, आपके कौन सा था वो, किसी भी जीपीएससीआर रिसेप्टर की बात करिए तो कैसे एक्टिवेट हो रहा था वो, जब है, जब अल्फा सब यूनिट के साथ में जीडीपी बाउंड हो रहा था, है ना। और कौन कर रहा था उसको, एक एक्सचेंज फैक्टर जो क्या करेगा, जीडीपी को ले लेगा और जीडीपी को बाइंड करा देगा, एक्टिवेट हो गया था। अब जब तक सिग्नल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, क्यों मैं इसको बार बार कह रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में फिर से वो चीजें कुछ लोग जो रह गई हैं वो समझ जाओ, है ना। जब तक आपका क्या है वो आपका सिग्नल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तब तक तो काम चल रहा है, एक्टिवेट है वो। जैसे आपका सिग्नल मॉलिक्यूल हटा, क्योंकि सिग्नल मॉलिक्यूल क्या है आपका, वो डिग्रेड हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, या तो डिग्रेड हो जाएगा या उसको हटा दिया जाएगा। जैसे हमने एसिटाइल कॉलिन एस्टरेज के बारे में जाना था कि एसिटाइल कॉलिन को तोड़ देगा। अब जब आपका सिग्नल मॉलिक्यूल वहां पर प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, सिग्नलिंग होगी, नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए। अब क्यों नहीं होगी, अंदर तो आपका जो जीटीपी से बाउंड था अल्फा, तो एक्टिवेट रहेगा, लेकिन उसको इनएक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। वो कौन इनएक्टिवेट कर रहा था, आपका गैप, है ना। क्या कर रहा था वो, उसको जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन उसको एक्टिवेट कर रही थी, और उसको क्या था, जीटीपी को तोड़ दे रही थी जीडीपी में, एक गामा फॉस्फेट को हटा दिया, अब वो जीडीपी हो गया भाई। अब जब वो जीडीपी हो गया तो क्या हो गया, वो फिर से बैठ गया कैसा, शांत, कि हो गया काम पूरा। और अब वो तैयार भी है किस चीज के लिए, कि कोई नया सिग्नल आए, समझ रहे हो बात को, कि सिग्नल मॉलिक्यूल आएगा वो फिर से उसको जीडीपी से जीडीपी कर देगा, और ये साइकिल आपकी चलती रहेगी। तो यहां पर भी हम बात करने वाले हैं कुछ इसी तरीके की साइकिलिंग की भाई, कि मैं आपको देख पा रहा हूं, और मेरे अगर मान लीजिए रिसेप्टर कैसा है, एक्टिव है मान लीजिए, तो क्या दूसरे सिग्नल को ऐसे रिसीव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा उस टाइम पे। तो आपको कैसे, आपको ऐसा लगेगा कि भाई दिखेगा ही नहीं। जैसे आप कई बारी में देखते हो आप कैसा, कि आपने बहुत ही ब्राइट लाइट में हो आप लोग, आप देखते थे वो पुराने जमाने पे क्या होते थे, सी पायरेट्स जो होते थे वो क्या करते थे, एक आंख में क्या लगा के रखते थे, वो अंधे नहीं होते थे भाई, वो क्या करते थे, एक आंख में क्या लगाया हुआ रहता था, उन्होंने पट्टी लगाई हुई रहती थी। वो क्यों लगाई हुई रहती थी, कुछ है आपको आइडिया, वो खतरनाक दिखने के लिए, डरावना दिखने के लिए, राधे राधे जी, हाँ जी, वो डराने के लिए था वो नहीं,
अब क्या है कि अब बाहर जब आप अब जो सी सेलर है, मतलब जो उसको सेलर ही बोलते हैं ना, अब वो क्या करेगा भाई, अंदर बैठा हुआ है कहाँ, केबिन में, तो वहां अंधेरा सा डार्क रहेगा थोड़ा बाहर के कंपैरिजन। तो वो आता है किसमें, वो आएगा उसमें डेक में आएगा, और डेक से वो बाहर देख रहा है तो बहुत ब्राइट लाइट है बाहर। अब बहुत ब्राइट लाइट के बाद वो डायरेक्टली अंदर चला जाए मान लीजिए कहाँ, केबिन में, तो उसको थोड़ी देर कुछ दिखेगा नहीं। आपके साथ भी एक हुआ होगा कि आप पिक्चर हॉल में मूवी देखने गए या बाहर से मूवी देखने गए, तो क्या हो जाता अंदर जाके, अंधेरा अंधेरा नहीं होता है। अब हॉल में मूवी स्टार्ट हो गई तो हम जैसे हॉल के अंदर एंट्री लेते तो क्या होता है वहां पर, आपको सीट कहाँ है, ऐसा लगता है वो अंधेरी हो चुके हो, आपको कोई बताएगा कि यहाँ जाना है। उस वजह से वो लोग क्या करते थे, जैसे ही क्या हुआ वो बाहर गए तो एक आंख उनकी फुल एक्सपोजर ले रही है किस चीज का, लाइट का, लेकिन दूसरी आंख ऐसी अंधेरा ही है उसके पास, तो जब वो अंदर आएगा तो उसको हटा के उस वाली आंख से काम करेगा। तो ये कुछ लॉजिक है उनके, यही प्रोसेस है उसका क्या, आपका रोडोप्सिन की साइकिलिंग का। और हम बात कर सकते हैं इसी में क्या होता है, रिसेप्टर डिसेंसिटाइजेशन का, कि जिस टाइम पे क्या हुआ, लाइट बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिला, कंटिन्यूस एक्सपोजर मिल रहा है किसको, रिसेप्टर को, उस केस में क्या है आपका डिसेंसिटाइज हो जाएगा। भाई आप कितने ही सिग्नल दोगे उसको पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है ना। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिसेप्टर डिसेंसिटाइजेशन। तीसरा हम उसमें बात करेंगे किस चीज की, नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग की। हमारा लास्ट टाइम रह चुका था वो, इसको आज हम कंटिन्यू करेंगे, समझो आप बात को। तो आप समझ सके हो कि कितनी इंपॉर्टेंट ये आपकी सिग्नलिंग है। इसी की वजह से आप क्या है, दुनिया को आप अलग अलग रंगों को देख पा रहे हो, आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो। क्लियर है, चलिए स्टार्ट करें भाई। तो अब हम आई के बारे में जानते हैं भाई। आंख की अगर हम एनाटॉमी की बात करें तो आंख के पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है, आपको पता है यहाँ पर एक सिलियरी बॉडी होती है। इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं, आप सिर्फ नाम याद कर लो, जब हम एनिमल फिजियोलॉजी में हम क्या सेंसरी ऑर्गन पढ़ रहे होंगे तो वहां हम इसको डिटेल में बात करेंगे। तो अभी हम जान लेते हैं, एक तो सिलियरी बॉडी या सिलियरी मसल्स आपके यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, जो क्या करती हैं आपकी हेल्प करेंगे आई के मूवमेंट में, वो जो आपका प्यूपिल का डायलेशन वाइलेशन में वो सारा हेल्प करने वाला है। फिर यहाँ पे कुछ आपका प्यूपिल होता है, फिर ये कॉर्निया है आपकी, और इसके पीछे आपका लेंस है। ये क्या करेगा, जब लाइट आती है तो इसको क्या करता है, ये इस लाइट को आपके रेटिना के ऊपर फेंकता है। यही तो सिग्नलिंग है ना, जब लाइट आंख के ऊपर आई तो आपके किसके थ्रू, वो प्यूपिल उपिल के होते हुए लेंस के थ्रू क्या कर देगा, वो लाइट आपकी कहाँ आएगी, रेटिना पे आएगी। और रेटिना पे आपकी कौन सी सेल प्रेजेंट है, आपके रॉड सेल और कोन सेल प्रेजेंट है भाई। अब देखो रॉड सेल की बात करूं या कोन सेल की बात करूं, यही आपको हेल्प कर रहे हैं किस चीज में, विजन में। हम देख पा रहे हैं, आपने देखा कुछ लोग कलर ब्लाइंड होते हैं पर लेकिन देख रहे हैं, वो क्यों ऐसा है, क्योंकि कौन सी सेल उनके पास काम नहीं कर रही है, कौन सेल उनकी क्या है, काम नहीं कर रही है। मेरी बात समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना, कि जब डॉक्टर दिखाता था उसको कि क्या 29 दिख रहा है, होता था ना उसमें लिखना, तो वो चेक करने के लिए होता है कि आप उस कलर को सेंस कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि उस कलर से रिलेटेड आपके पास क्या नहीं है, कौन सेल प्रेजेंट नहीं है। दूसरा, ये जो कौन सेल है आपकी, ये क्या करती है, कुछ ब्राइट लाइट, चटकती हुई लाइट जो होती है, ये कलर को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर पाते हो आप लोग, ये लाल है, पीला है, या हरा है, नीला है ना। और कौन सी अगर आपकी डिस्टर्ब हो गई या काम की नहीं है तो आपको ये लाल पीला हरा नीला दिखना बंद हो जाता है, ठीक है, ग्रीन लाल और हरे में आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते। दूसरी तरफ आपके आ गए रॉड सेल। रॉड सेल आपकी जब लो लाइट है, हल्की लाइट है, उसको सेंस करने में काम कर रहा है। दूसरा, ये ग्रे स्केल की हम बात करें कि मैं इस चीज को देख पा रहा हूँ, ये मुझसे इतना दूर है, ये मुझसे इतना पास है, मैं किसकी वजह से डिफरेंशिएट कर पा रहा हूँ, उन रॉड सेल की वजह से। और दोनों में क्या है, आपका जो फोटो रिसेप्टर है वो कौन है, रोडोप्सिन। क्लियर है भाई। इसी से एक और चीज, चलिए या तो हाँ, ये आ जाइए आप, ये क्या है आपका जो रोडोप्सिन है, कहीं है जगह बची हुई, हाँ। अब रोडोप्सिन मैंने क्या बताया आपको, कैसी प्रोटीन है ये, कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जो होती है उनमें एक प्रोटीनस पार्ट होता है और एक नॉन प्रोटीनस पार्ट होगा। जो प्रोटीनस है वो आपका क्या है, ऑप्सिन। और जो ये ट्रांस मेम्ब्रेन वाला जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये ऑप्सिन ही बना रही है ना। दूसरा आपका क्या है, आपका रेटिनल, आपका नॉन प्रोटीनस पार्ट हो गया। नॉन प्रोटीनस पार्ट क्या आपका, रेटिनल। समझ रहे हैं हम बात को। आपने एक और चीज देखी होगी कि आप जैसे बोलते हैं ना घर में कि आप क्या खा लो, गाजर खाओ, आप कैरेट खाओ, क्यों खाओ, कि आपकी आंखें इससे क्या होंगी, तेज रहेंगी, क्यों रहेंगी तेज, क्योंकि कैरेट में क्या होता है, विटामिन, विटामिन ए होता है ना। और जो आपका ये रेटिनल है ना, रेटिनल, ये विटामिन ए डेरिवेटिव ही है। समझ रहे हो बात को। जो रेटिनल जो है आपका, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, आप लोग अपने सही से नोट्स बनाना भाई। क्या है आपका ये, विटामिन डेरिवेटिव्स। समझ गए। इसी वजह से क्या बोलते हैं कि आप भाई विटामिन ए लो, विटामिन ए लोगे तो आपकी आंखें क्या होंगी, तेज तो नहीं होंगी बट काम की हो जाएंगी, क्योंकि यहां पर अगर ये नहीं प्रेजेंट होगा, कौन,
रेटिनल प्रेजेंट नहीं होगा, ये सिग्नलिंग पॉसिबल नहीं है, हम आगे देखेंगे। तो आप बेसिक समझ चुके हो कि जब भी मैं देख पा रहा हूं किसी चीज को, क्यों देख पा रहा हूं, क्योंकि वो लाइट उससे टकरा के मेरी आंखों में आ रही है ना। किसी भी चीज को मैं कलर क्यों देख पा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं इस लाइट को देख पा रहा हूं, या मैं अगर इस पर्दे को देख पा रहा हूं, इस खिड़की को देख पा रहा हूं, वो किस वजह से, कि उससे टकरा के जब लाइट आएगी वो मेरी आंखों में टकराएगी, और आंखों में टकराने के बाद कहां जा रही है वो, आपके रेटिना के पास, जहां क्या प्रेजेंट है, आपकी रॉड सेल और कोन सेल प्रेजेंट है। अंधेरे में मुझे इसीलिए तो नहीं दिख रहा है कि कोई लाइट नहीं है, लाइट क्या, लाइट रेज मेरी आंखों तक नहीं पहुंच रही है। मेरी बात समझे। अब देखो लाइट रेज का अभी क्या है नेक्स्ट में। हाँ, अब देखो कुछ इनका अरेंजमेंट इस तरीके से भाई, किस तरीके से, कि आपकी सबसे पहले क्या है, आपको जो रेटिना है, रेटिनल पिगमेंट की बात करूं या पिगमेंट एपिथेलियम है, उसके ऊपर आपकी रॉड सेल और कोन सेल प्रेजेंट है। जो रॉड सेल और कोन सेल है, यही कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, इससे अटैच है आपके कौन सी, बाइपोलर सेल। और बाइपोलर सेल के बाद आप क्या देख रहे हो, कि आपका गैंग्लियंस, और ये सारा मिला के क्या बना रहा है आपका ऑप्टिक नर्व, मतलब लास्ट में जाके क्या करेंगे, ये सारे ऑप्टिक नर्व से जुड़ जाएंगी, और ऑप्टिक नर्व आपकी कहां लेके जा रही है, सिग्नल ब्रेन में लेके जा रही है, ब्रेन उसको प्रोसेस कर रहा है और बता रहा है कि भाई ये कौन सा कलर है, ये क्या स्ट्रक्चर है। मेरी बात समझे। और जो आपका रेटिनल है, रेटिनल ही आपका क्या काम करेगा, रेटिनल नहीं, रोडोप्सिन जो है, ये आपका क्या है, एक तरीके से मेन तो रेटिनल है। रेटिनल की मैं बात करूं, रेटिनल ही आपका फोटो रिसेप्टर का काम करेगा। रिसेप्टर मतलब जो रिसीव करे। फोटो फोटो की बात करूं तो लाइट, लाइट में क्या होता है, फोटोन्स, फोटोन जैसे ही जो रिसीव करेगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, फोटो रिसेप्टर। वॉइस नहीं आ रही है, कुछ चेक करो यार एक बार, वॉइस तो आनी चाहिए। अगर वॉइस अब तक नहीं आई तो बहुत इश्यू हो जाएगा भाई। देखो जरा एक बार रिफ्रेश करके देखो बच्चे, आप कौन, अंजलि ना, आप देखो जरा रिफ्रेश करके देखो। बाकी लोगों को भाई, आप लोग बताइए वॉइस आ रही है नहीं आ रही है। अच्छा, बाकी लोग कह रहे हैं क्लियर है, तो भाई आपके उसमें ही कुछ मुझे लग रहा है फॉल्ट है ना, एक बार चेक कर लो आप, वॉइस आ रही है, चलिए बहुत बढ़िया। अब समझ रहे हैं आप बात को, कि ऑप्टिक नर्व में गया, रेटिनल आपका फोटो रिसेप्टर है, फोटो रिसेप्टर मतलब लाइट आई, लाइट किस चीज से बनी हुई है, फोटोन से। जैसे ही फोटोन आपका किस पे, रेटिनल पे स्ट्राइक करेगा, उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जिस चेंजेस को क्या कर रही है, आपका आगे जाके वो फर्दर क्या हो रहा है, आपका प्रोसेस हो रहा है। अब देखिए ये आपका क्या है, एक रॉड सेल का स्ट्रक्चर बताया हुआ है, और ये दोनों में प्रेजेंट होता है, ऐसा नहीं कि रॉड सेल में प्रेजेंट है इसलिए हम बात करें, तो रॉड रॉड में, कोन में, दोनों में प्रेजेंट होगा, क्योंकि क्या है, इसका ही काम क्या है, आपका फोटो रिसेप्शन का काम इसका है। तो ये रॉड सेल का आपका एक स्ट्रक्चर दे रखा है, जिसमें आपका दिखा रखा है माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, सब कुछ होगा उसमें प्रेजेंट, और आपका क्या होगा, रोडोप्सिन वगैरह इसमें आपका प्रेजेंट होने वाला है, फोटो रिसेप्टर जितने हैं। अब आ जाइए आप बात को, ये स्ट्रक्चर आपका किसका, ये आपका 7 टाइम ट्रांसमेम्ब्रेन पास होगा, इसीलिए हमने इसको किस में रखा है, कौन सी कैटेगरी में रखा है, जीपीसीआर कैटेगरी में रखा है, और इसके साथ कुछ अल्फा बीटा गामा भी अटैच होंगे, हेटेरोट्राइमर भी होगा, और साथ ही साथ जो ये क्या है आपका रेटिनल, ये रेटिनल भी प्रेजेंट है। मेरी बात समझ रहे हो। और कैसा रेटिनल प्रेजेंट है, वो आपका 11 सिस रेटिनल प्रेजेंट है। समझ गए बात को, क्योंकि क्या है यहाँ पर रेटिनल तो है, बट कैसी कंफर्मेशन है उसकी। बच्चे आपको वॉइस नहीं आ रही तो अब कैसे हो पाएगा बताओ, आप ईयरफोन लगा के चेक करो एक बार, क्योंकि बाकी लोगों को तो शायद आ रही। हाँ, वॉल्यूम एक बार चेक कर लो आप, वॉल्यूम कम ना हो। बच्चे नोट्स तो देखो, आप देखो नोट्स क्या होते हैं, मेरे पर्सनल नोट्स होते हैं, कि मैं जिससे समझ सकूं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं चीजों को, आप अपने अकॉर्डिंग समझ रहे हो, कि जो आपको समझ आ रहा है, मैंने तो अपनी लैंग्वेज में बोल दिया, आपकी जो बेस्ट आप जिसमें समझ पाओ, आप उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाओ, अपने फिगर बना ले, जैसे फिगर आप इससे बना लो, बट आपको ये ऐसा नहीं बनाने की जरूरत है। आप कैसे बना दोगे, कि आपकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर आप वही 7 पास मेम्ब्रेन दिखा दोगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, और यहाँ पर आपका ये रिसेप्टर टाइप ऐसा होगा, और इसके बीच में आपका कहीं क्या होगा, आपका ये रेटिनल प्रेजेंट है, मतलब स्ट्रक्चर अब वो नहीं, आपको थ्रेड लाइक बना लो, टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको बेसिक्स आइडिया होना चाहिए, ये हमारा ऑप्शन है, उसके साथ में हमारा रेटिनल प्रेजेंट है भाई। समझ गए आप बात को। कुछ इश्यू हो रहा था सर। अच्छा अब क्लियर हो गया, चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर होना चाहिए भाई, है ना, इश्यू भी और डाउट भी क्लियर होना चाहिए। अब समझ लीजिए आप बात को, क्या हो गई ये बात, कि आपका ऑप्शन है, ऑप्शन के साथ में आपका एक क्या है, फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट है, दैट फोटो रिसेप्टर इज रेटिनल, और कैसी कंफर्मेशन है उसकी, 11th पोजीशन में वो सिस है। समझ रहे हो बात को, सिस और ट्रांस कंफर्मेशन आपको आइडिया है कुछ, कि जब आपके फंक्शनल ग्रुप एक साइड होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस, और जब फंक्शनल ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हम उसको बोलते हैं सिस। ऐसा कुछ होता है, या हो सकता है उल्टा भी बोल रहा हूं। ट्रांस क्या होगा, ठीक है ठीक है। अब देखिए आप सिस और ट्रांस की यहां पर बात आ जाएगी, तो 11th पोजीशन में सिस क्यों है ये,
क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में नहीं, सेम कहाँ है, शायद ऐसा कुछ होता है, देख लेना भाई, एक बार कंफर्म कर लेना, सेम में होगा। तो यहाँ पर सारे सेम है, इस वजह से ये सारा ट्रांस हो चुका है। अब एक दो कंफर्मेशन आप समझ ले, आइसोमराइजेशन है, आइसोमराइजेशन तो आपको पता होगा कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, बट क्या नहीं सर, ये फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर में चेंज होना, दैट इज आपका क्या, आइसोमराइजेशन। तो आप ये समझ लीजिए इसमें जो आपका सिस रेटिनल है, मतलब 11th पोजीशन में क्या है आपका, ये सिस कंफर्मेशन है ना। 11th पोजीशन पोजीशन में सिस, सिस क्या है आपका, सिस कंफर्मेशन है, तो हमने बोला इसको 11 सिस रेटिनल, रेटिनल है तो सिस रेटिनल ही बोलेंगे। और जब ये आपका ये भी क्या होगा, ट्रांस में चला पहुंच गया, तो हम इस कंडीशन को क्या बोल रहे हैं कि ऑल ट्रांस की जितने भी इसमें हैं ये सारे ट्रांस हैं, मेरी बात समझ रहे हो। और ये कब हो रहा है, ये सिस से ट्रांस में कन्वर्ट, जब इसको लाइट मिल रही है। जब तक लाइट की एब्सेंस में क्या है, ये सिस फॉर्म में प्रेजेंट है, और जैसे इसको लाइट मतलब फोटोन्स इसमें स्ट्राइक करे, टकराए, ये कन्वर्ट हो गया आपका किसमें, ट्रांस में। मेरी बात समझ रहे हो, क्लियर, यहां तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ऑनलाइन आप बताओ भाई, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, उसको कॉन्फ़िगरेशन ही बोलेंगे भाई, क्योंकि चेंज हो रहा है ना एकदम। आपका सिस और ट्रांस क्या है, आपका आइसोमराइजेशन है, और जिसमें आपका क्या कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस ही हो रहे हैं, आइसोमराइजेशन ही तो हो रहा है कि जो आपका क्या था, एक साइड होना था दोनों ग्रुप्स को, वो अपोजिट में चला गया, ये पहले अपोजिट में था, अब एक साइड हो गया। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस। क्लियर है भाई। तो इससे आपको क्या पता लगा है कि जो हमारी ऑप्सिन जो रिसेप्टर है, सॉरी रोडोप्सिन जो रिसेप्टर है, उसके अंदर रेटिनल प्रेजेंट है, और रेटिनल ही आपका क्या कर रहा है, फोटो रिसेप्टर का काम कर रहा है। फोटो रिसेप्टर कैसे काम कर रहा है, जैसे उसको क्या मिली, लाइट मिली, वो आइसोमराइजेशन हो गया उसके पास। और लाइट कौन सी लाइट, आपकी विजिबल लाइट, है ना। जैसे विजिबल लाइट मिलेगी, वैसे नहीं इंफ्रारेड लाइट आ रही है तो नहीं दिखने वाला है। इसके लिए क्या होता है, देखा ना, नाइट विजन के लिए फिर अलग कैमरास यूज किए जाते हैं, कैमरा बोले या उनके पास क्या इक्विपमेंट जो होते हैं इंफ्रारेड, वो क्या करते हैं, उसमें वो अलग लेवल पे, मतलब एक लेवल और अलग चला जाता है। बट यहाँ जो हमारी आंखें, हम कहाँ देख पा रही हैं, क्या तक देख पाते हैं हम लोग, सिर्फ क्या, विजन, जो आपकी 400 से 700 नैनोमीटर की जो रेंज की वेवलेंथ है, उन्हीं को ये क्या करेगा भाई, आइडेंटिफाई करेगा। जैसे ही उस रेंज की ये लाइट इसे मिल रही है, तो ये सिस से आपका ट्रांस में कन्वर्ट हो गया, और ट्रांस में कन्फर्मेशनल चेंज होने की वजह से आप देखेंगे क्या हो जाता है, आप ये देख लीजिए इसमें स्ट्रक्चर। चलो मैं एक काम करता हूं, मैंने वैसे लेके आया हूं, अब समझो आप बात को, क्या होगा कि आप एक कंडीशन है डार्क, एक में है लाइट, तो डार्क में क्या बना हुआ है आपका, ये मान लीजिए आप, एक तो इसका रिफ्लेक्शन बहुत तेज आता है, ये आपका क्या है, आप मान लीजिए इसको कुछ इस तरीके से, आपका क्या है, रिसेप्टर है, जिसमें आपका क्या है, आपका 11, आपका 11 सिस रेटिनल प्रेजेंट है, ऐसे ही कुछ कंफर्मेशन होगा उसका। और जब ये 11 सिस रेटिनल बना हुआ है, तब इसके साथ जो अल्फा सब यूनिट है, वो जीडीपी से बाउंड है, और इसके साथ ही आपका बीटा और गामा सब यूनिट भी होगा। क्लियर। और इस यहीं पे क्या होगा आपका, दूसरा एक एंजाइम प्रेजेंट होता है आपका, जिसको आप नाम ले लीजिए, क्या क्या नाम होगा उसका, आपका साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्ट्रेज। क्या करता है एंजाइम, जरा बताएगा कोई मुझे। साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्ट्रेज क्या करता है, डाइस्ट्रेज है तो क्या कर देगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर को तोड़ के वो क्या कर देगा, उसको साइक्लिक जीएमपी को आपको जीएमपी में कन्वर्ट कर देगा। समझ रहे हैं बात को। दूसरा यहीं पे आपका क्या होता है, कुछ एंजाइम प्रेजेंट होगा, दूसरा क्या होता है भाई, एंजाइम जो साइक्लिक जीएमपी बनाए उसको क्या बोलते हैं, ग्वाइनाइल। नहीं नहीं बच्चों, मोस्टली तो बीटा गामा आपकी तो क्या, ये तो आपकी बाइंड अप होती है ना, मेम्ब्रेन से बाइंड होती है ये। हाँ जी, अभी आप बात कर लेते हैं, ये आपका क्या है, ग्वाइनाइल, ग्वाइनाइल साइक्लेज। और ग्वाइनाइल साइक्लेज कैसा है आपका, ये ग्वाइनाइल साइक्लेज आपका है एक्टिव फॉर्म में रहता है, ये किस कंडीशन में, जब आपकी कंडीशन क्या है, जब डार्क कंडीशन है, तो उस कंडीशन में क्या आपका जो ग्वाइनाइल साइक्लेज है एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में होगा तो क्या करेगा ये आपका जीटीपी से क्या बनाएगा, साइक्लिक जीएमपी बनाएगा।
अब जब ये साइक्लिक जीएमपी बनाएगा तो क्या हो जाएगा, साइक्लिक जीएमपी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। आप समझ रहे हो डार्क कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, और डार्क कंडीशन में क्या बोल रहे हैं हम लोग कि क्या है कंडीशन, कि आपका जो ये रिसेप्टर है कौन सा रिसेप्टर, रोडोप्सिन जो है ये आपका इनएक्टिव है। इनएक्टिव है तो इसके क्या होगा, ये 11 सिस कंफर्मेशन है इसके पास, 11 सिस कंफर्मेशन है तो ये क्या करेगा, आपका जो साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्ट्रेज है ये इनएक्टिव है, लेकिन इसमें जो आपका ग्वाइनाइल साइक्लेज वो एक्टिव है। ग्वाइनाइल साइक्लेज एक्टिव होगा, उसकी वजह से क्या होने वाला है, साइक्लिक जीएमपी का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, है ना। अब साइक्लिक जीएमपी का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो यहाँ मेम्ब्रेन के पास कुछ क्या होते हैं, चैनल्स होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ये इसके कुछ चैनल्स हैं जिसके थ्रू क्या आपका कैल्शियम की क्या हो जाएगी, कैल्शियम की एंट्री हो जाती है, कैल्शियम और सोडियम की एंट्री हो रही है। कैल्शियम आपका पॉजिटिवली चार्ज हो गया और सोडियम आपका जो है वो भी क्या है आपका पॉजिटिवली चार्ज, और ये क्या है आपके साइक्लिक जीएमपी मीडिएटेड आयन चैनल, कुछ ज्यादा ही आयन चैनल्स, आप एक बार देख लीजिए ना, साइक्लिक जीएमपी मीडिएटेड आयन चैनल ये ओपन कर देगा, क्यों ओपन कर देगा, क्योंकि साइक्लिक जीएमपी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, और साइक्लिक जीएमपी का कंसंट्रेशन जो है तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइक्लिक जीएमपी बाइंड कर जाएगा। इसको मैं किसी दूसरे कलर से आपको बना देता हूं, साइक्लिक जीएमपी को मैं दिखा दे रहा हूं ऐसा, है ना, ये डॉट डॉट जो है ये साइक्लिक जीएमपी, तो साइक्लिक जीएमपी जैसे इस पे बाइंड कर रहा है ये ओपन हो गए। अब जैसे ही आपका साइक्लिक जीएमपी ओपन होगा तो उससे क्या हो जाएगा, आपका कैल्शियम और सोडियम आयन की हम बात करें तो वो अंदर आना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही कैल्शियम का कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा बढ़ा, मेरी बात को समझिए आप, कैल्शियम अंदर बढ़ा, अब इसकी वजह से क्या है, आपका कैल्शियम बढ़ने लगा, बढ़ेगा, ओपन है चैनल ओपन है तो कैल्शियम अंदर आया, तो कैल्शियम अंदर आने की वजह से क्या हो जाता है, यहां पर एक और आयन चैनल होता है आपका, वो आयन चैनल क्या है आपका, वो है आपका सोडियम कैल्शियम आयन चैनल, और एक ऐसा ही है एंटीपोडा टाइप काम करता है, एक्सचेंजर का काम करेगा, क्या काम करेगा ये, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, ये क्या आपका सोडियम पोटेशियम सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर है, तो ये क्या करता है कि एक कैल्शियम को बाहर भेजेगा, एक कैल्शियम बाहर जाएगा और इसके वजह से क्या अंदर आ जाएगा, ओहो, इसकी वजह से क्या होता है आपका 3 सोडियम आपका अंदर आएगा। अब देखिए अब क्या होगा, इसकी वजह से क्या कहानी बन रही है कि अंदर सेल के अंदर क्या हो जाएगा, किसका लेवल बढ़ेगा, सोडियम का लेवल बढ़ेगा, और सोडियम का लेवल बढ़ने से क्या हो जाता है, जो मेम्ब्रेन है उसको क्या क्या इंपैक्ट आता है मेम्ब्रेन पे, डिपोलराइजेशन, है ना। जो मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो मेम्ब्रेन कैसी होती है आपकी, जैसे ये आपकी कोई सेल है तो आपने देखा ना -70 MB हम बात कर देते हैं किसका, मिली वोल्ट, क्या है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल लिख दे रहा हूं मैं, इसका मतलब क्या है कि सेल के अंदर आपका क्या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है और बाहर क्या पॉजिटिव होगा, तभी तो अंदर नेगेटिव अंदर वो है, ये कैसी है आपकी, ये इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोलराइज, इसको पोलराइज सेल ही तो बोलेंगे कि एक तरफ आपका पोल्स का मतलब क्या है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज, ये पोलराइज कंडीशन में थी, लेकिन इस जगह में आपका क्या हो चुका है, सेल डिपोलराइज होना स्टार्ट हो गई, सेल में क्या हो जाएगा आपका डिपोलराइजेशन, सेल विल डिपोलराइज, हाँ जी, मोस्टली तो कैल्शियम ही आता है, पर कैल्शियम भी और सोडियम भी कुछ मात्रा में अंदर आता है। अब सोडियम और कैल्शियम का नहीं, सोडियम का अंदर कंसंट्रेशन बढ़ा तो आपकी सेल हो गई अब कैसी, डिपोलराइज, और आपने देखा होगा जब न्यूरोट्रांसमीटर्स काम करते हैं तो क्या काम करता है, डिपोलराइजेशन में क्या होता है, हाँ जी, एक्सोसाइटोसिस होगा, मेरी बात समझ रहे हो। अब सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ा, डिपोलराइजेशन हुआ तो कैल्शियम आयन अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या हो जाता है आपका आपका न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, रिलीज हो जाते हैं, और यहां पर क्या न्यूरोट्रांसमीटर है, यहां पर है ग्लूटामेट, ग्लूटामेट क्या है आपका न्यूरोट्रांसमीटर, अब ये ग्लूटामेट बाहर रिलीज हो जाएगा, कहानी समझो, ये कौन सी कहानी बता रहा हूं मैं आपको, जब डार्क है जब अंधेरा है, अंधेरे में क्या हो रहा है आपका ग्लूटामेट रिलीज है बाहर,
अब ग्लूटामेट की हम बात बाद में करते हैं कि ग्लूटामेट क्या काम करने वाला है, बट ये तो आप समझ चुके हो भाई कि क्या कंडीशन हुई। इसकी वजह से ये आपकी कहानी बन गई कि आपका जो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट, सॉरी अभी इनहिबिट है, इनहिबिट होने की वजह से फॉस्फोडाइस्ट्रेज आपका क्या इनहिबिट है, इनहिबिट लिख देता हूं, अदरवाइज आप यहां भी ये इनहिबिट है, लेकिन साइक्लिक जीएमपी जो ग्वाइनाइल साइक्लेज है वो एक्टिवेट रहता है डार्क कंडीशन में, जिसकी वजह से क्या आपका जीटीपी से साइक्लिक एमपी बना, साइक्लिक जीएमपी बना, साइक्लिक जीएमपी बना तो इससे कैल्शियम और सोडियम आयन चैनल ओपन हुए, कैल्शियम अंदर आता है, और एक तरीके से आप देखोगे कि एक ट्रांसपोर्टर काम करता है यहाँ पर। कौन सा ट्रांसपोर्टर? एक्सचेंजर काम करता है, जिसमें आपका कैल्शियम को बाहर भेजेगा और सोडियम को अंदर बुला लेगा, जिसकी वजह से अंदर बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, डिपोलराइजेशन हो जाएगा। डिपोलराइजेशन की वजह से यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस होगी। और दूसरी चीज और क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा अंदर, अब कैल्शियम अंदर ज्यादा हो जाएगा, मेरी बात को एक चीज समझना, जब कैल्शियम अंदर ज्यादा अंदर है, कैल्शियम क्यों अंदर होगा? क्योंकि आपने क्या देखा है, जब अंदर सेल के अंदर क्या हो जाता है, हाइपर, एक मिनट यार ये फिर ऑफ हो गया है, हाँ, जब कैल्शियम के अंदर क्या हो जाएगा, अगर डिपोलराइजेशन, जब डिपोलराइजेशन होता है तो एट द एंड आप देखते हो कि कैल्शियम का लेवल बढ़ता है, जब एक्शन पोटेंशियल हम देखते हैं, और उसकी वजह से ये आपका क्या हो रहा है, एक्सोसाइटोसिस। तो अब जब कैल्शियम आयन के नहीं सॉरी कैल्शियम आयन के बढ़ने की वजह से क्या होता है, आपका जो आपका ग्वाइनाइल साइक्लेज है ये भी एक्टिवेट होता है ना, कहीं पे लिख दूंगा, मेंशन कर दूं यहां पर, इंक्रीज्ड कैल्शियम आयन एक्टिवेट्स आपका ग्वाइनाइल साइक्लेज। इसी वजह से आप क्या देखते हो भाई कि जब आपका अंधेरा है, अंधेरे में क्या है आपका, आपका ग्वाइनाइल साइक्लेज एक्टिवेट है। ये हो गया, क्लियर है। अब आ जाओ दूसरी कंडीशन में, आ जाओ भाई, वहीं पे क्या हो गया आपका कि ये जो आपका रिसेप्टर था, ये रिसेप्टर को क्या हुआ है, यहां पर आपका क्या है, आपका 11 सिस पहले प्रेजेंट था अंधेरे में, यहां से हम बात करें तो कुछ लाइट, या हम बात कर सकते हैं फोटोन, इसको स्ट्राइक किए, जैसे फोटोन स्ट्राइक करे तो आपका जो 11, ये क्या बन जाएगा आपका, ऑल ट्रांस रेटिनल बन जाएगा। ऑल ट्रांस रेटिनल बना तो ये क्या कर देगा, एक जीईएफ को एक्टिवेट कर देगा, जो आपका अल्फा सब यूनिट थी यहाँ पे, वहां पे क्या था आपका, इसको भी ऐसे लिख दो, अल्फा जीडीपी बाइंड, मान लीजिए सपोज, या मेंशन करूं या ना करूं, हाँ, अल्फा जीडीपी बाइंड था मान लीजिए, यहाँ पे जीडीपी बाइंड था, ये क्या करेगा, जीएफ को एक्टिवेट कर देगा। ऑल ट्रांस रेटिनल जैसे ही हुआ, ये आपका क्या करने वाला है, आपका जीईएफ को एक्टिवेट कर देगा। और क्या काम है जीईएफ का, जो आपका अल्फा जीडीपी है उसको अल्फा जीटीपी से एक्सचेंज करवा देगा। मेरी बात समझ रहे हो आप, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? जैसे आपका अल्फा जीटीपी हुआ तो अब क्या होने वाला है, अल्फा जीटीपी एक्टिवेट, अल्फा जीटीपी एक्टिवेट हुआ तो आपका जो क्या था, आपका जो ये साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्ट्रेज था, साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्ट्रेज, ये एक्टिवेट हो गया। अब जो डाइस्टरेज है ये क्या कर देगा, जो आपका साइक्लिक जीएमपी है इसको तोड़ के जीएमपी बना देगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अब जब इसने साइक्लिक जीएमपी से जीएमपी बना दिया तो उसका मतलब क्या होगा, जो साइक्लिक जीएमपी का लेवल है वो कम हो गया, हुआ, साइक्लिक जीएमपी का लेवल कम हुआ, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो आपके आयन चैनल ओपन थे, कौन से वाले, ये सोडियम कैल्शियम सोडियम जो अंदर आ रहा था, अब यहां पर आपका जीएमपी बाइंड नहीं है, सॉरी साइक्लिक जीएमपी बाइंड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्लोज हो जाएंगे, ये बंद। अब क्या होगा इसकी वजह से, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, इसका आना खत्म, सेल क्या हो जाएगी इसकी वजह से, आपकी हाइपरपोलराइज हो जाएगी। हाइपरपोलराइज समझ रहे हो ना, अंदर नेगेटिव रहेगा बाहर पॉजिटिव रहेगा, इस तरीके से सेंस बनेगा। तो हाइपरपोलराइजेशन की वजह से क्या होगा कि जो आपका क्या था, आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज हो रहा है ना, सेल पोलराइज बोलूं, सेल हाइपर पोलराइज हो जाएगी, सेल विल हाइपर पोलराइज। उसकी वजह से क्या है, आपका जो रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर था, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका होने वाला है कम। समझिए आप दोनों कंडीशन समझो, अब उजाले में क्या हो रहा है, अंधेरे में क्या हो रहा है।
जब अंधेरा है तो आपका वो 11th पोजीशन में वो इनएक्टिव है, वो इसको एक्टिवेट नहीं कर पा रहा है फॉस्फोडाइस्टरेज को, जिसकी वजह से आपका जो ग्वाइनाइल साइक्लेज है ये बढ़िया से काम कर रहा है, ये बढ़िया से काम कर रहा था, साइक्लिक जीएमपी बना, साइक्लिक जीएमपी बना तो उसके उसने क्या कर दिया, उसने रिसेप्टर को, उसका रिसेप्टर ने आयन चैनल को ओपन कर दिया, आयन चैनल ओपन होंगे तो आपका सोडियम और कैल्शियम आपके सेल के अंदर आने लगा। और एक दूसरा काम क्या करता है ये, दूसरा एक एक एक्सचेंजर भी वहां प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन पे, जो क्या करेगा, आपका कैल्शियम को बाहर भेजेगा और सोडियम को अंदर ले आएगा, जिसकी वजह से क्या है, हाइपर, दिल्ली से किसका फोन है, हाँ, जिसकी वजह से आप क्या देखने वाले हो कि सेल क्या हो जाएगी आपकी, डिपोलराइज हो जाएगी। सेल डिपोलराइजेशन होने की वजह से क्या होगा आपका, फिर से कैल्शियम आयन लेवल बढ़ेगा, वो ईआर वगैरह के खुल जाते हैं, चैनल खुल जाएंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा, ये एक्सोसाइटोसिस करेगा। एक्सोसाइटोसिस क्या कर रहा है, ये ग्लूटामेट का जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है, याद है आप लोगों को, कैसा न्यूरोट्रांसमीटर है, एक्साइटरी है इनहिबिटरी है, एक्साइटरी है ना, वो एक्साइट कर देगा, मेरी बात समझ रहे हो। दूसरी कंडीशन हम समझ गए कि भाई आपका क्या हो गया, ये साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्ट्रेस एक्टिवेट हो गया, जो क्या कर दे रहा है आपके, इनहिबिट, आपको तोड़ देगा साइक्लिक जीएमपी को जीएमपी में, और जिसकी वजह से आपका ये जो आयन चैनल थे, क्योंकि इनको किसकी चीज की जरूरत है, ये लिगेंड मीडिएटेड आयन चैनल है, अब यहाँ पर लाइगेंड प्रेजेंट नहीं होता, ये बंद हो गए, अब ये आएगा नहीं तो ये सारी प्रोसेस कर देगा ठप, जिसकी वजह से आपका क्या होने वाली सेल रहेगी पोलराइज, पोलराइज रहेगी तो क्या नहीं कर पाएगी, वो रिलीज नहीं कर पाएगी न्यूरोट्रांसमीटर। ये बात समझिए आप, यहाँ कोई कंफ्यूजन तो नहीं आप लोगों को। यही चीज इसने क्या करा था, इस फिगर में इसने समझाने की कोशिश किया, उसको मैंने उस वे में समझाने की आपको कोशिश की। अब इस डायग्राम को आप अपने हिसाब से बना लेना भाई, क्योंकि मेरी ड्राइंग तो है ऐसी थोड़ा है। अब यही चीज इन्होंने इसमें भी दिखाया हुआ आपको, किस चीज में, कि भाई आपका डार्क में क्या होगा और आपके लाइट में क्या हो रहा है ना। अब यहाँ पर देख रहे हो आप, डार्क में क्या है, आपका न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए, यहाँ पर कुछ आपकी बाइपोलर सेल होती है, और बाइपोलर सेल की बात करें तो ये दो तरीके की बाइपोलर सेल है यहाँ पे, एक है ऑन, एक है ऑफ, है ना। ये ऑन जो बाइपोलर सेल है, इनको ये इनहिबिट करके रखता है, कौन, ग्लूटामेट। जो ऑफ है उनको एक्टिवेट करके रख रहा है। ऑफ मतलब सिग्नल नहीं जाके ले जाना है वहां तक, कहां तक, ब्रेन तक, कि अंधेरा है। ऑन मतलब जब ये ऑन होंगी तो क्या होगा, सिग्नल जाएगा। तो जो आपका ग्लूटामेट है ये इनहिबिट करके रखता है किस चीज को, ऑन बाइपोलर सेल को। अब ऑन बाइपोलर सेल आपकी इनहिबिटेड है तो क्या वो सिग्नल भेज पाएंगे ब्रेन में, नहीं सिग्नल जाएगा। समझ रहे हो आप, ये कंसेप्ट आ रहा है आपको समझ में। और जब लाइट का केस, जब अंधेरा है तो ये बार बार इसको ऑन को एक्टिवेट करके रखेगा, जैसे ही अंधेरा हुआ तो ये एक्टिवेट नहीं कर पाएगा उस बाइपोलर सेल को, तो दूसरी वाली सेल जो है आपकी कौन सी, जो ऑन सेल वो एक्टिवेट हो जाती है। अब यही चीज क्या है, इसमें सारा थ्योरी में दिया हुआ है। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि आप थ्योरी को थोड़ा सा टाइम दो हमें पढ़ने का। देख लो बच्चों क्या कह रही है थ्योरी। पहला क्या कह रहा है आपका, रोडोप्सिन जो है आपका, वो कैसा आपका प्रोटीन है, 7 टाइम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, इसीलिए हमने इसको जीपीसीआर की कैटेगरी में रखा है। बाकी क्या है, ये 11 सिस में ये प्रेजेंट रहता है आपका रेटिनल जो है, जैसे लाइट पड़ती है तो 11 सिस से ऑल ट्रांस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ऑल ट्रांस में कन्वर्ट हुआ तो आपका क्या एक्टिवेट कर देता है ये ट्रांसड्यूसर, जीटीपी से जीडीपी में कन्वर्ट करवा देगा, जीएफ को एक्टिवेट करवा के। फिर एक रोडोप्सिन आप मान लीजिए कि 100 ट्रांसड्यूसर को एक्टिवेट कर रहा है, तो दैट मींस सिग्नल एम्पलीफिकेशन भी हो रहा है कि एक ट्रांसड्यूसर एक्टिवेट हो रहा है तो क्या कर रहा है आपके, अच्छा एक रोडोप्सिन अगर एक्टिवेट हो रहा है तो 100 ट्रांसड्यूसर मॉलिक्यूल को वो क्या सिग्नल का एम्पलीफिकेशन कर रहा है। दूसरा, ये एक्टिवेट कर देगा आपका साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्ट्रेज को, जिसकी वजह से आपके जो साइक्लिक जीएमपी है वो जीएमपी में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर लो साइक्लिक एएमपी लेवल हो रहा था, लो एएमपी लिखा हुआ है, ओ सॉरी जीएमपी, यहाँ लो साइक्लिक जीएमपी हुआ, जिसकी वजह से आपके सीएनजी चैनल मतलब कैल्शियम सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे, और जिसकी वजह से आपका सोडियम और कैल्शियम की एंट्री हो चुकी है, और दिस लीड्स टू हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन होगा तो आपको पता ही है क्या हो जाता है, आपका ग्लूटामेट का रिलीज हो जाएगा। ग्लूटामेट का रिलीज हो रहा है तो ऑफ सेल को ये क्या करता है, एक्साइट कर दे रहा है कि ग्लूटामेट इज ना एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ये एक्साइट कर देगा उनको। अब ऑफ सिग्नल चला गया तो दैट मीन ऑफ मतलब बत्ती ऑफ, ऑन नहीं। क्लियर। अब देखिए मैंने वही जो बाइपोलर सेल की आपको बता रहा हूं, तो बाइपोलर सेल आपकी कैसी थी, टू टाइप्स की होती हैं, कौन कौन सी, ऑन बाइपोलर सेल और ऑफ बाइपोलर सेल। अब इनका ये बता रखा है मैकेनिज्म, किस तरीके से मैकेनिज्म एक्शन से ये काम करती है, इसको आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक आइडिया लीजिए। ये क्या करता है, इनहिबिटेड हो जाते हैं, कौन सी वाली, ऑन वाली इनहिबिटेड होती है बाय ग्लूटामेट इन डार्क। ये ऑन वाली जब अंधेरा है तो ये आपने रो बंद करके रखा हुआ है, और जो ऑफ वाली है उनको एक्साइट करके रखता है ये डार्क में। यही कंडीशन उल्टी हो जाती है कब, जैसे उजाला आया तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये एक्टिवेट हो जाएंगी क्योंकि आपका ग्लूटामेट प्रेजेंट नहीं है, और ये आपके क्या हो जाएंगे, ये इनहिबिट हो जाएंगे, क्योंकि इनके लिए भी क्या, इनके ग्लूटामेट की प्रेजेंस बहुत जरूरी है इनके एक्टिवेट होने के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं भाई। यहां तक किसी को कंफ्यूजन भाई, ऑन ऑन ऑनलाइन में भाई, यहाँ भी ऑन ही हो गया। क्लियर है भाई चीजें। हाँ जी बताइए, क्लियर है।
बिल्कुल, बिल्कुल, ये अपोजिट की तरह ही मान लीजिए आपका नॉर्मली जो आपका ग्वानिल साइक्लेज है, वो इनहिबिट रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका डार्क में वो एक्टिवेटेड है। इस वजह से थोड़ा मैं बता रहा था कि आपका कुछ क्या उल्टी यहाँ पर गंगा बह रही है, उल्टी प्रोसेस चल रही है। तो क्लियर है भाई? चलिए। अब इसी को इन्होंने कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी आप देख ही लो एक बार कि क्या-क्या होता है। सारी चीजें तो रिपीट हो रही है, बट थोड़ा ये हो जाएगा कि रोडोप्सिन आपका इनएक्टिव था, 11 सिस रेटिनल था, जिसकी वजह से क्या है, नहीं, रोडोप्सिन इज इनएक्टिव, जिसकी वजह से आपका ये कैल्शियम और सोडियम आयन ओपनिंग साइक्लिक जीएमपी क्या, हाँ, साइक्लिक जीएमपी इसको ओपन करके रख रहा था, आपका कैल्शियम और सोडियम का इन्फ्लक्स हो जाएगा, डिपोलराइजेशन हो रहा था, आपका ग्लूटामेट का रिलीज हो रहा था, और डिपोलराइजेशन ऑफ बाइपोलर सेल ऑफ सेंटर को क्या करता है, एक्टिव करके रखेगा, ऑन सेंटर को ये क्या करता है, ऑफ करके रख देगा। जैसे ही आपको क्या हुआ, यहीं पर ये चीज सारी चीजें बताई गई हैं। अब ज्यादा फिगर बनाने की जरूरत नहीं, एक फिगर आपने बना दिया, सब में एक ही चीज है, वो फालतू में आप ड्राइंग मतलब वहां पर आर्ट का तो वो कंपटीशन तो है ही ना, फालतू चीजें हैं। अब देख लीजिए दूसरा क्या, लाइट आई, लाइट के बाद सारी कहानी क्या हो गई, चेंज हो गई, आपका ऑल ट्रांस में कन्वर्ट हो गया, और ट्रांस में कन्वर्ट हो गया तो वो आपका फॉस्फोडाइस्ट्रेज एक्टिवेट हो गया, फॉस्फोडाइस्ट्रेज एक्टिवेट हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, आपके साइक्लिक जीएमपी का लेवल कम चला गया, क्योंकि डाइस्ट्रेज का काम है तोड़ना, साइक्लिक जीएमपी तोड़ देगा। आपका जैसे ही वो कम हुआ, आपके जो कैल्शियम सोडियम आयन चैनल ओपन थे वो इनहिबिट हो जाएंगे, सेल आप अब डिपोलराइज नहीं हो पा रही है, सेल आपके हाइपरपोलराइज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका ये जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज हो रहा था, वो न्यूरोट्रांसमीटर अब रिलीज नहीं होगा, और ये इसकी वजह से क्या है, जो आपका ऑफ सेंटर थे उनको ऑफ कर देगा, ऑन सेंटर को ऑन कर देगा। क्लियर है? कंफ्यूजन? अब देखिए भाई, अब कहानी आ रही है थोड़ा इंपॉर्टेंट वाली, कि आपको क्या हुआ है कि अब 11 सिस जो था आपका रेटिनल, वो अब क्या बन चुका है, और ट्रांस बन चुका है। जो आपका साइक्लिक जीएमपी लेवल था, वो अब क्या हो चुका है, बहुत कम हो चुका है। मेरी बात समझ रहे हो आप? लाइट में यही कंडीशन तो हो रही है। दूसरा, और ट्रांस हो गया, और आपका ये जो इनएक्टिवेट ट्रांसड्यूशन क्या होगा, आपका एक्टिवेटेड ट्रांसड्यूशन है, वहां पे ट्रांसड्यूशन एक्टिवेट हो चुका है ना, किस वजह से, क्योंकि 11 सिस से 11 ट्रांस में नहीं, और ट्रांस हो गया, और ट्रांस हुआ तो उसने जीएफ को एक्टिवेट कर दिया, जीएफ एक्टिवेट हो गया तो क्या हो गया था, आपका अल्फा जीडीपी जीटीपी में कन्वर्ट होकर एक्टिवेट था। तीसरी अगर मैं बात करूं, तो इनको जो फॉस्फोडाइस्ट्रेज था वो एक्टिव है, कब की कंडीशन था, लाइट में। समझना, करके कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना भाई। चौथी मैं बात करूं, ये इसमें एक्टिवेट करना होगा ग्वानिल साइक्लेज को, किस चीज के लिए, अंधेरे वाली कंडीशन बनाने के लिए, कि फिर से कोई लाइट मॉलिक्यूल फोटोन स्ट्राइक करे तो ये प्रोसेस हो पाए। समझ रहे हो आप, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? क्लियर है? अब ये कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से वापस रिवाइव करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं क्या चीज, आपकी रिकवरी फेज। समझ गए रिकवरी क्या है, कि फिर से जो आपके रिसेप्टर जो अब एक्टिवेट हो चुके हैं उनको पहले इनएक्टिव किया जाए, जब वो इनएक्टिव होंगे तभी तो नई लाइट को क्या कर पाएंगे, परसीव कर पाएंगे, नया सिग्नल मॉलिक्यूल को परसीव कर पाएगा। यही रीजन है, वो जो हम मैं बता रहा था आपको, कौन से, क्या नाम है उसका, एक है नहीं वो एक्टर जो है आपको हॉलीवुड वाला, कैरेबियन ऑफ पायरेट्स क्या है, कुछ तो है ऐसा। तो पायरेट्स लोग जो होते हैं आपके, वो इसीलिए आपको एक आंख को क्या कर रखे, ढक के रख रहे हैं, क्योंकि ये जो रिकवरी वाला टाइम है, अगर बहुत ज्यादा हाई आप लाइट इंटेंसिटी या हाई सिग्नल मॉलिक्यूल की हम बात करें, उसकी वजह से डिसेंसिटाइजेशन भी हो जाता है कई बार। डिसेंसिटाइजेशन मतलब रिसेप्टर की आपको क्या कर देते हैं, रिसेप्टर ही वो अंदर एनग्लिप कर लेगा, रिसेप्टर की आपका क्या हो जाएगा, एंडोसाइटोसिस हो जाती है कई बार। अब रिसेप्टर नहीं प्रेजेंट होगा, मान लीजिए अगर आपकी आंखों में, आपकी नहीं सॉरी, किसी की आंखों में रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होगा, तो वो क्या नहीं कर पाएगा, वो देख नहीं पाएगा। इसी चक्कर में क्या है, आपको आपके लाइट होते हुए, उजाला होते हुए, आप उस सेंस में क्या नहीं कर पाएंगे, आप सेंस नहीं कर पाएंगे लाइट। क्लियर? अब आ जाओ भाई, ये कंडीशन हो रही है। अब जो ऑल ट्रांस रेटिनल है आपका, उसको क्या करना है, वापस 11 सिस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि वो नए सिग्नल मॉलिक्यूल को रिसीव कर सके। उसके लिए क्या होता है आपका, जो आपका ये रोडोप्सिन क्या है, आपका रिसेप्टर, उस रोडोप्सिन रिसेप्टर को क्या हो जाएगा, एक एंजाइम काम करने वाला है आपका आरके। अब के मतलब काइनेज, तो हम यहाँ क्या कहते हैं, रिसेप्टर काइनेज भी हम इसको बोल सकते हैं, और इसको हम रोडोप्सिन काइनेज भी बोलते हैं। अगर हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो हम रोडोप्सिन काइनेज बोल रहे हैं। अगर हम सिंपल बात कर रहे हैं कि मतलब एक यही तो, इसी को तो नहीं कर रहे फॉस्फोराइलेट, क्योंकि डिसेंसिटाइजेशन तो और भी है ना, कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बहुत नहीं, सॉरी, इंसुलिन बहुत ज्यादा आ गया, कोई भी मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है, कोई भी सिग्नल बहुत ज्यादा आ रहा है, तो डिसेंसिटाइज करना पड़ता है। तो आपका क्या आर के, यहां पर हम बात कर रहे हैं किस चीज की, आपकी रोडोप्सिन काइनेज की। काइनेज होगा तो क्या करेगा ये, काइनेज क्या करता है। अब ये थोड़ा इशू आ जाता है कि आप लोगों ने अभी बायोकेमिस्ट्री आपकी हुई नहीं है। हाँ, तो काइनेज है तो फॉस्फोराइलेज, काइनेज होगा फॉस्फोराइलेट करेगा, फॉस्फोराइलेज होगा तो डिफॉस्फोराइलेट करेगा ना, फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देगा। और काइनेज जब फॉस्फोराइलेट करता है तो एक एटीपी को यूज करके, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का एक फॉस्फेट को लेके उसको जोड़ देगा, किसके साथ में, आपके यहां पर, इस आपकी जो ये सब यूनिट है कौन सी,
आपका जो रोडोप्सिन आपका रिसेप्टर है, इसकी जो साइटोसोलिक साइट में टेल होगी, उसमें क्या कर देगा, फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देता है। समझे आप बात को? अब जैसे इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ तो इसका क्या हो जाएगा, अब मैं भूल रहा हूं यार, बीटा कौन सी प्रोटीन होती है, आई थिंक बाकी मैंने मेंशन किया, अभी मेरे दिमाग से स्किप हो रही है, क्या है, बीटा एरेस्टिन। हाँ, उसमें क्या हो जाएगा कि आपका ये जो दिख रहा है आपको, ये बीटा एरेस्टिन यहाँ पर बाइंड कर देगा, मेंशन है इसमें, यहाँ मेंशन भी था, सॉरी, ये बीटा जो एरेस्टिन है, बीटा एरेस्टिन इसको बाइंड कर देगी, किसको, उस फॉस्फोराइलेटेड रिसेप्टर को। समझ गए आप बात को? जैसे ये फॉस्फोराइलेटेड रिसेप्टर आपका आर के आया, रिसेप्टर काइनेज आया, जिसने फॉस्फोराइलेट किया आपके रिसेप्टर को, तो आपका एक प्रोटीन है जिसका नाम है आपका बीटा एरेस्टिन, ये इसको बाइंड कर देगी। और बाइंड करने के बाद क्या करती है, मतलब अभी वो मैकेनिज्म नोन नहीं है, किसी अननोन मैकेनिज्म से क्या कर देगी उसको, आपका जो 11 सिस सॉरी ऑल ट्रांस को कन्वर्ट कर देगी किसमें, 11 सिस में। समझ रहे हो बात को? अब जैसे ये 11 सिस में कन्वर्ट हुआ तो आपका रोडाप्सिन जो रिसेप्टर है वो क्या हो गया, अब सिग्नल रिसीव करने के लिए क्या हो गया, एक्टिव हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं आप? क्लियर है, यहाँ कोई कंफ्यूजन? दूसरा, अब इससे क्या होगा, आपका रिसेप्टर तो भाई ओके ओके हो गया, रिसेप्टर हो गया ओके। दूसरा, अब जो ऑल ट्रांस है वो हो गया ना, ये 4 स्टेप होने बहुत जरूरी है, तभी तो जाके आपकी जो नया सिग्नल आएगा उसको रिसीव कर पाएगा। तो पहला क्या आपका ऑल ट्रांस आपका हो गया। अब जैसे ही आपका ये होगा क्या, 11 सिस नहीं सॉरी, ऑल ट्रांस से 11 सिस कन्वर्ट हुआ, तो आपका क्या होगा, जो जीटीपी बाउंड था वो फॉस्फोराइलाइज हो जाएगा, उसका फॉस्फोराइलेशन वो जीडीपी में कन्वर्ट हो गया। अब जब जीडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब जो आपका जीडीपी है, जीडीपी था ना कहीं पे, यहां मेंशन है, जो जीडीपी है उसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें यहां मेंशन नहीं है। तो आपका दूसरा क्या होने वाला है कि जो जीटीपी है, जस्ट मेंशन है नहीं यहाँ पे, हाँ चलो यहीं पे मैं बता देता हूं कि जो अल्फा जीटीपी बाउंड सब यूनिट है, तो जो एक्टिव थी उसका भी क्या हो जाएगा, वो अल्फा जीडीपी बाउंड हो जाएगा। मतलब वो गैप वाली जो प्रॉपर्टीज थी, क्या थे वो, गैप का फुल फॉर्म क्या था, ग्वाइनाइल एडेनाइल कहां से आ जाएगा भाई, ग्वाइनाइल फॉस्फोराइलेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन। अब उसका फॉस्फोराइलेज कर देगी तो जीडीपी हो गया, तो हो गया आपका ये एक्टिवेट, मतलब जो रोडाप्सिन तो रेटिनल तो आपका इसके थ्रू हो गया ना, बीटा एरेस्टिन ने करवा दिया। दूसरा आपका जो जीटीपी था वो जीडीपी में कन्वर्ट हो, तो आपका ओवरऑल जो रिसेप्टर है अब वो फ्रेश रिसेप्टर हो गया। ऐसी कंडीशन तो होती है नए रिसेप्टर की। डार्क में क्या था कि आपका रोडोप्सिन प्रोटीन थी, तो सर रिसेप्टर था, उसके अंदर जो रेटिनल है 11 सिस था, है ना, और जो आपकी अल्फा सब यूनिट थी उसके साथ में क्या अटैच था, जीडीपी अटैच था। समझ रहे हो बात को? तो आपका क्या हो गया, इनएक्टिवेशन हो जाएगा आपका किस चीज का, ट्रांसल्यूशन का भी। तीसरा, ये इनएक्टिवेट, अब जब ये ट्रांसल्यूशन आपका इनएक्टिवेट हो गया, आपका ये वाला पार्ट जब एक्टिवेट जीडीपी में कन्वर्ट हो गया, तो जो आपका पीटीई था फॉस्फोडाइस्ट्रेज, ये भी क्या हो जाएगा, इनएक्टिव होगा कि नहीं होगा, इनएक्टिव हो जाएगा ना। तीसरा, जो एक्टिवेट कर देगा किसको, ग्वाइनाइल साइक्लेज को। अब इसकी वजह से क्या है आपका, जैसे ये इनहिबिट हुआ, ग्वाइनाइल साइक्लेज का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा अपना आप, क्योंकि ये फॉस्फोडाइस्ट्रेज अब तोड़ नहीं पा रहा है। इस तरीके से क्या होगा, आपका जो रिसेप्टर है, जो सेल है, रॉड सेल, वो दोबारा से रेडी हो चुकी है किस चीज के लिए, कि कोई नया फोटोन आए, उस पर लाइट बाइंड करे और दोबारा से वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। समझ गए बात को भाई? ये क्या आपका एक साइक्लिक प्रोसेस है, जिसको यहाँ पर भी इन्होंने दिखाया हुआ है कि आपकी रॉड सेल है, रॉड सेल के ऊपर क्या आपका फोटोन पड़ा, वो कन्वर्ट हो गया आपका ऑल ट्रांस में, ऑल ट्रांस में जैसे कन्वर्ट हुआ तो इसका क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन प्रोटीन एक तरफ रह गई, और 11 ट्रांस को क्या करता है, एडीपी सॉरी 11 ट्रांस को 11 11 ट्रांस को 11 में क्यों कर दिया भाई, ऑल ट्रांस होना चाहिए यहाँ पे, तो 11 ट्रांस को इसने ऑल ट्रांस कर दिया, किसके हेल्प से, बीटा एरेस्टिन की हेल्प से। रिसेप्ट आरके ने एक्ट किया, फॉस्फोराइलेशन किया रिसेप्टर का, बीटा एरेस्टिन ने बाइंड किया, और किसी अननोन मैकेनिज्म से इसने क्या इसको रिजनरेट कर दिया। दूसरी तरफ आपका ऑप्सिन था, ऑप्सिन आपका कैसा था, जीटीपी बाउंड था उस टाइम पे, अल्फा सब यूनिट पे, उसने उसको जीडीपी बाउंड कराया, और फाइनली आपका रिसेप्टर क्या हो गया, फिर से रेडी हो गया कोई नई सिग्नल मॉलिक्यूल को रिसीव करने के लिए। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ भाई यहाँ तक, क्या बात है, ग्लूटामेट प्रेजेंट इन बाइप, बच्चे ग्लूटामेट आपकी बाइपोलर सेल में प्रेजेंट नहीं होगा, ग्लूटामेट आपका प्रेजेंट होगा किस में, आपकी रॉड सेल या बोन सेल में, जिन्होंने क्या करना है, सिग्नल मॉलिक्यूल को रिलीज करना है। क्लियर है आप लोगों को भाई? फॉस्फोराइलेशन बहुत बढ़िया। कोई और किसी को कोई डाउट भाई इसके अलावा? नहीं नहीं, 11 6 गलत था बच्चे,
अच्छा अच्छा, हाँ बहुत सही कह रहे हो आप, हाँ यहाँ पर नहीं, ये आपको ऑल ट्रांस यहाँ होना चाहिए था, ऑल ट्रांस से उसने क्या कर दिया 11 सिस में कन्वर्ट कर देता है ना, तभी तो एक्टिव रहेगा। क्लियर है आपको? वो मुझे स्ट्रक्चर वैसा दिखने, स्ट्रक्चर की वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो क्लियर है आप लोगों को भाई, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन हो? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, मैं आपकी ना को यहाँ समझ लेता हूँ फिर, है ना, कोई रिस्पॉन्स नहीं तो चलिए। अब बात करते हैं हम भाई रिसेप्टर डिसेंसिटाइजेशन की। ये तो बात थी कैसी कि भाई रिसेप्टर को थोड़ी देर में वापस पहुंच, डिसेंसिटाइज ही होते हैं कई बार कि आपको ओवर स्टिमुलेशन आप दे रहे हो, आप इंसुलिन ही बहुत ज्यादा देने लगो किसी को, एक बोलते हैं ना डॉक्टर क्या कर रहा है, आपको रिकमेंड कर रहा है कि इतना इंसुलिन लेना, ज्यादा मत लेना। वो ये भी तो बोल सकता है कि ले लो जितना लेना है, देख लेंगे बाद में जो होगा। लेकिन आपको अगर सिग्नल बार बार मिल रहा है उस रिसेप्टर को, वो डिसेंसिटाइज होगा, उसको सेंस ही नहीं करने वाला है। और कैसे रहा उस प्रोसेस को जान लेते हैं। देखो रिसेप्टर डिसेंसिटाइजेशन क्या है आपका, एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। क्यों है रेगुलेटरी मैकेनिज्म? कि उसको लग रहा है कि अपने सिस्टम में अगर कुछ भी चीज ज्यादा 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 रिलीज हो रही है, तो बॉडी को क्या लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है। गड़बड़ हो चुकी है मतलब ये काम बार बार, अब तुम लेबर ही है, मतलब तुमने किसी किसी को अपने काम पे लगा लो, तुम उसको बार बार पोक करोगे, नहीं नहीं ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा है, वो यार ठेकेदार पागल हो चुका है यार, क्या कर रहा है ये, ऐसा ही होता है, उसकी बात सुनना ही बंद कर देता है। यार नहीं तो लॉजिकली बात है कि अगर आपको मैं बार बार बोलूँ कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, तो जो अच्छे होंगे तो पढ़ना शुरू कर देंगे, भाई क्या है इसको पढ़ना, इसको क्या फर्क पड़ रहा है, इसको अपने पढ़ाने से काम देना चाहिए। होता है ऐसा ही। तो यहाँ पर भी यही है कि भाई रेगुलेटर मतलब सिग्नल बार बार आ रहा है, एसिटाइल कोलिन अगर बार बार आ रहा है, मान लीजिए कोई एसीटीएच बार बार आ रहा है, टीएसएच बार बार आ रहा है, इंसुलिन बार बार आ रहा है, तो रिसेप्टर कह रहा है पागल हो गया, ये जरूरत भी नहीं है, ऐसा बार बार तो नहीं होना चाहिए, तो ये खुद को डिसेंसिटाइज कर देगा, मतलब सुनना ही बंद कर देगा। अब कैसे कर रहा है वो देखो आप, इट अकर्स व्हेन अ सेल रिड्यूसेस इट्स रिस्पांस, आपका रिस्पांस रिड्यूस कर दिया, और कब, जब एक प्रोलॉन्ग्ड मतलब बहुत, प्रोलॉन्ग्ड मतलब बहुत लंबे समय तक, या आपका क्या, आपका रिपीटेड एक्सपोजर मिल रहा है कि मतलब इंसुलिन आया, फिर से वो एक्टिवेट हुआ, फिर से जब तक वो एक्टिवेट हो रहा था दूसरा इंसुलिन आ रहा है, जब तक तीसरी बार एक्टिवेट हो वो भाई परेशान, तो क्या हो जाएगा, वो अपना रिस्पांस को स्लो कर देगा। तीसरी, मतलब कोई हार्मोन, किसी एग्जांपल दे रहा, हार्मोन हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर कोई ड्रग है, तो उसका रिस्पांस खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट ओवर स्टिमुलेशन, कि भाई अब सारा ग्लूकोज क्या मैं ग्लाइकोजन ही बना दूं, सारे ग्लूकोज का क्या मैं मसल्स में इकट्ठा करवा दूं, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ये क्या कर देगा, ओवर स्टिमुलेशन की वजह से बचने के लिए क्या करता है, ये इसको इनहिबिट कर देता है, डिसेंसिटाइज कर देगा। समझ रहे हो बात को, कि फालतू का सिग्नलिंग ना हो, उसको लग रहा है कि अब क्या है, ये ज्यादा ही मामला हो रहा है, इनहिबिट कर देगा। और प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस क्या होता है, होमियोस्टेसिस क्या होता है भाई, मतलब एक मेंटेन सिचुएशन करना, एक बैलेंस सिचुएशन बनाना, दैट इज होमियोस्टेसिस। अब बार बार आप इंसुलिन बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है, तो होमियोस्टेसिस हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्यों नहीं हो पाएगी, ग्लूकोज का जो नॉर्मल लेवल था ब्लड में, वो ब्लड में नॉर्मल लेवल नहीं रह पाएगा। या किसी भी चीज की बात काम, किसी भी चीज की बात आप बोल दो, कि किसी भी को भी अगर बार बार आप क्या करोगे, टॉर्चर करोगे, क्या हो जाता है, वो पत्थर हो जाएगा कि यार ठीक है, क्या फर्क पड़ना है। तो ये आप देखते हो कि होमियोस्टेसिस मेंटेन करने के लिए क्या है कि रिसेप्टर सुनना बंद, इसको बोलते हैं हम क्या चीज, रिसेप्टर डिसेंसिटाइजेशन। अब देखो होता है, डिसेंसिटाइजेशन की बात करें तो ये आपके दो तरीके से हो सकता है। कैसा, एक तो होमोलोगस, होमो मींस होमो सेम, और हेटेरो मींस अलग अलग। अब होमोलोगस की बात करें तो ये क्या करेगा, एक अफेक्ट करेगा ओनली एक्टिवेटेड रिसेप्टर, ठीक है, कोई रिसेप्टर एक्टिवेट है, उसी को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर दे रहा है, मतलब उसको डिसेंसिटाइज कर दे रहा है। जैसे हम बात करें कि एपिनेफ्रिन एक सिग्नल है, क्या है एपिनेफ्रिन, क्या है भाई, हार्मोन भी है और न्यूरोट्रांसमीटर भी है। आपका एपिनेफ्रिन रिलीज हुआ तो इसका रिसेप्टर कौन है, बीटा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर। मेरी बात समझ रहे हो, कि हार्मोन है कौन सा, एपिनेफ्रिन, उसका रिसेप्टर आपका बीटा एंड्रोजेनिक। तो जब डिसेंसिटाइजेशन हो रहा है तो होमोलोगस डिसेंसिटाइजेशन में क्या हो रहा है आपका, जो आपका रिसेप्टर, जो आपका एपिनेफ्रिन है, जो उसका रिसेप्टर उसको डिसेंसिटाइज कर दे रहा है, कि एपिनेफ्रिन के जो रिसेप्टर है उनको डिसेंसिटाइज कर देना, दैट इज होमो होमोलोगस डिसेंसिटाइजेशन। वहां पे होमोलोगस ही लिखा हुआ है, पर आप इसको होमोलोगस डिसेंसिटाइजेशन कर देना, है ना। दूसरा आपका हेटेरोलोगस डिसेंसिटाइजेशन की बात करें, इसमें क्या था, अफेक्ट मल्टीपल रिसेप्टर टाइप ड्यू टू इंटरमीडिएट, की जो अब सिग्नलिंग हो रही है, वो सिग्नलिंग लगभग लगभग इंटरमीडिएट, मतलब आपस में देखोगे तो लिंक हो रही है सिग्नलिंग। जैसे आपने क्या करा, यहां पर आप बात करिए किसकी, एपिनेफ्रिन जब रिलीज होता है, कब रिलीज होता है ये एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन कब रिलीज होते हैं भाई, इसको तुम कई बार ना फियर और फ्लाइट, फियर और फाइट वाली कंडीशन में, तो वहां क्या चाहिए होती है हमको, तो बताता हूँ, इतनी बार मैं मतलब फनी वे में बोल देता हूँ, बट आप लोग ध्यान नहीं देते हो।
मैंने बताया ना कि उसमें ग्लूकोज की जरूरत होगी कि मारना पीटना भागना, एनर्जी की जरूरत होगी। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एपिनेफ्रिन क्या करता है, आपका ग्लाइको जेनोलाइसिस करवा रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कर रहा है, जिसकी वजह से क्या ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है। और जो आपका दूसरा रिसेप्टर है आपका कौन सा, सेकेंडरी, देखो पहला रिसेप्टर तो बीटा एंड्रोजेनिक ही हो जाएगा। सेकंड रिसेप्टर की बात करूं तो ग्लूकागॉन रिसेप्टर जो है आपके, ग्लूकागॉन क्या करता है, बट ग्लूकागॉन डू, ग्लूकागॉन एक आपका क्या हार्मोन है, ये क्या करता है, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करवाना स्टार्ट कर देगा। उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है ना। अब इसकी वजह से भी बढ़ रहा है, इसकी वजह से भी बढ़ रहा है भाई। तो ये क्या कर देगा, दोनों रिसेप्टर को क्या कर देगा, डिसेंसिटाइज कर देगा। मेरी बात समझ रहे हो ना, कि दोनों का फंक्शनिंग एक है। ये इंटरमीडिएटरी, मतलब ये प्रोसेस होने के बाद हो सकता है ये इसी रिसेप्टर को एक्टिवेट करता होगा, ये इसी का कुछ इंटरमीडिएट पाथवे को एक्टिवेट करता होगा, तो आपने दोनों रिसेप्टर बंद कर देंगे। ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना ये भी बढ़ा सकता था, इसने क्या कर दिया, शायद इसकी वजह से तो नहीं हो रहा है, शायद इसके मतलब होता नहीं है कि दो चार बच्चे आपकी क्लास में, दो पढ़ नहीं रहे हैं, तो अब अगर तीनों को ही झाड़ना पड़ता है कि इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है ना। तो यहाँ पर वही हो रहा है कि इसको सिर्फ क्या, बीटा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर को ही ना, कि मतलब सिग्नल क्या था, एपिनेफ्रिन, इसने बाइंड करना था आपका बीटा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर पे, तो इसके साथ में क्या है, ग्लूकागॉन रिसेप्टर को भी क्या कर रहा है, डिसेंसिटाइज। एग्जांपल क्या है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो क्या हुआ यहाँ पर, एपिनेफ्रिन तो डिसेंसिटाइज हुआ हुआ, सॉरी एपिनेफ्रिन नहीं, बीटा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर ही डिसेंसिटाइज हुआ तो हुआ, साथ में उसने क्या कर दिया, घुन को भी, ग्लूकागॉन रिसेप्टर को भी क्या करवा दिया, डिसेंसिटाइज करवा दिया। समझ रहे हो आप बात को, आप हेट्रो होमोलोगस डिसेंसिटाइजेशन और हेट्रोलोगस डिसेंसिटाइजेशन आप समझ चुके होंगे कि एक ही रिसेप्टर अगर डिसेंसिटाइज हो रहा है, कौन सा रिसेप्टर, ऐसा नहीं है भाई एपिनेफ्रिन के चक्कर में कोई इंसुलिन का रिसेप्टर हो जाए डिसेंसिटाइज, कौन सा होगा, जो उसका रिसेप्टर है बीटा एंड्रोजेनिक। यहाँ पर आप किसी दो, जहां पर इंटरमीडिएट पाथवे आपके शेयर कर रहे हो, वो आपका क्या करेगा उस, ठीक है आप रिकॉर्ड फॉर्म में कंटिन्यू करिए बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपकी कहानी है ना, ऑफन रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये कैसी होगी आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस होगी, ऐसा भी नहीं है कि आपका क्या हो गया, बीटा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर गायब ही हो जाए, वो काम ही ना करे लाइफ टाइम। अब ये क्या कि कुछ टाइम के लिए जब देख रहे हैं कि बहुत ही रेगुलर स्टिमुलस आ रहा है, तो ये थोड़ी देर के लिए डिसेंसिटाइज होगा, देन फर्दर ये क्या हो जाएगा आपका, रिवर्सिबल भी हो जाता है। बट किसी किसी केसेस में जब बहुत ज्यादा ही स्थिति खराब है, उस केस में क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल, ये रिसेप्टर हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, काम नहीं करने वाले। क्लियर है भाई, दोनों समझ गए हो। इसी का कुछ आप डायग्रामेटिक वे में आप जान लीजिए। जैसे एगोनिस्ट लिखा, एगोनिस्ट मतलब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ क्या, कि उसका सिग्नल मॉलिक्यूल जो पर्टिकुलर रिसेप्टर पे बाइंड करता है, इस सिग्नल मॉलिक्यूल ने बाइंड किया, एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है आपका, जी अल्फा जीटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। जीटीपी में कन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएगा, ये आपके आगे जाके काम करने वाला है। जीटीपी अब जो भी अब किसी भी रिसेप्टर को ले लो आप, अगर वो क्यू है तो कुछ उस तरीके से काम करेगा, आपका एस है तो उस तरीके से काम करेगा, आई है तो उस तरीके से काम करेगा, और आपका टी है तो उस तरीके से काम करेगा। तो क्या हो जाएगा, फिर आपका आएगा कौन, जीआरके। जीआरके क्या बताया मैंने आपको, आर के क्या था, रिसेप्टर काइनेज। अब ये जी क्या बोल रहे हैं हम, ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर की हम बात करें, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर काइनेज, इसको फॉस्फोराइलेट करेगा, और फॉस्फोराइलेट करने के बाद क्या हो जाता है आपका, आपका जो बीटा एरेस्टिन है वो आएगा, और बीटा एरेस्टिन इसको अरेस्ट कर लेगा। जैसे इसको अरेस्ट कर रहा है तो उसके साथ साथ में क्या होता है आपका, क्लैथरीन और कुछ एडेप्टर प्रोटीन्स आएंगी, और इसको क्या करा देंगे, इंटरनलाइजेशन करा देंगे, किसका, रिसेप्टर का। एंडोसाइटोसिस हो जाएगा। अब रिसेप्टर के बाहर से क्या मेम्ब्रेन बनी, मेम्ब्रेन बनी, रिसेप्टर अब कहां गया, सेल के अंदर आ गया। समझ रहे हो बात को। अब रिसेप्टर अंदर आए तो रिसेप्टर को बहुत बढ़िया तरीके से समझाया जा रहा है कि भाई तुम ऐसे फालतू में मत एक्टिवेट हो जाओ, आप नॉर्मल हो जाओ। अगर वो सीधा साधा निकला, सीधा बच्चा निकला, वो समझ गया, तो उसको क्या कर दिया जा रहा है, वापस क्या करके उसको इनएक्टिव करके उसको भेज दिया जा रहा है मेम्ब्रेन पे। पर अगर अडियल टाइप निकला तो उसको वहीं रोक दिया जाएगा। समझ गए बात। तो ये आपका प्रोसेस है किस चीज का, डिसेंसिटाइजेशन। यहाँ पर मैंने एक रिसेप्टर दिखाया है, तो मीन्स हम बात कर रहे हैं किसकी, होमोलोगस डिसेंसिटाइजेशन की। बट अगर यहीं पर अगर हेट्रोलोगस होगा था तो शायद साथ में कहीं क्या होता, आपका इंसुलिन का रिसेप्टर भी होता। समझ गए बात। तो सेम प्रोसेस सेम ही रहेगा कि उसको भी क्या कर दिया जाता, आपका फॉस्फोराइलेशन कराया जाता। फॉस्फोराइलेशन के बाद यही सेम प्रोसेस आपका क्लैथरीन हो गया, और आपका AP2 मतलब एडेप्टर प्रोटीन को बाइंड करती और अंदर ले आती, समझाती कि भैया मान जाओ ये फालतू का नहीं चलेगा। नहीं माना तो उसको क्या कर दिया जाएगा, डिग्रेडेशन कर दिया, डिग्रेड करके रिमूव कर दिया जाएगा। क्लियर है भाई, यहां तक किसी को डाउट, कोई कंफ्यूजन, सही है। अब इसी में ये चीजें सारी फिर थ्योरी लिखी हुई है। एगोनिस्ट में क्या होगा, आपका जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर पे आपका सिग्नल बाइंड करेगा, एक्टिवेट करेगा आपका जी प्रोटीन को, जिसके वजह से आपकी जी प्रोटीन एक्टिवेट होगी, और वो आपका क्या कर देगी, इनिशिएट सिग्नल करवाएगी, मतलब जीटीपी में कन्वर्ट कर देगी। जीटीपी का कंटीन्यूअस सिग्नलिंग चल रही है, अल्फा जीटीपी आपका एक्टिवेट है, वो सिग्नल को बार बार क्या कर प्रोपोगेट कर रहा है। मतलब दोनों हो सकती है, हमने देखा ना
क्यू के केस में हमने देखा कि दोनों सब यूनिट क्या करते हैं, वो डीएजी भी मिल आप ये भी एक्टिवेट करते हैं, सिग्नलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर ये क्या डिसेंसिटाइजेशन हो रहा है, ट्रिगर ऑफ जीआरके, आपका जीआरके एक्टिवेट होगा। जीआरके क्या था, हाँ मतलब जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर काइनेज एक्टिवेट होगा, उसका फॉस्फोराइलेशन कर देगा, फॉस्फोराइलेशन करते आपका एरेस्टिन बाइंड कर जाएगा, बीटा एरेस्टिन बाइंड करने वाला है, और बीटा एरेस्टिन के बाद में क्लैथरीन हो गया आपका, और एपी2 हो गया। ये एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद उसका सेल का उसका रिसेप्टर का इंटरनलाइजेशन हो जाएगा। इंटरनलाइजेशन के बाद कोशिश कर दी जाएगी उसको क्या करने की, कि आप भैया जीटीपी से जीडीपी में कन्वर्ट हो जाओ, डिफॉस्फोराइलेट हो जाओ। अगर वो अड़ियल है, नहीं माना, उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा, और अगर सीधा बच्चा है उसको वापस कहाँ भेज दिया जा रहा है, मेम्ब्रेन के वापस, कि तुम दोबारा से क्या लग जाओ, काम पे लग जाओ। क्लियर है भाई, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब यही चीज इसमें बताई गई, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर की बात बताई गई है, सेम चीजें वही हैं कि जीआर के बाइंड करने वाला है और ये प्रोसेस करने वाला। आप लोगों को देखना है, बनाना है तो देख लो भाई, है ना, सेम चीजें हैं, कुछ इसमें ज्यादा चीज नहीं है। आपको पीडीएफ मिलना है, उसमें ये सारा मेंशन होगा, उसी चीज को मतलब थोड़ा अलग वे में बताने की कोशिश की गई है। एक सिंपल सा क्वेश्चन भी है भाई, ये आप देखो जरा इस क्वेश्चन को, ये पीवाईक्यूज हैं, कुछ पुराने पुराने क्वेश्चन लाए गए हैं। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, at puberty an adolescent female body changes in both structure and function of several organ system, primarily under the influence of changing concentration of estrogen and other steroid hormones. How can one hormone such as estrogen mediate so many effects? ऐसा भी होता है भाई, एस्ट्रोजन है, एक ही हार्मोन अलग अलग इंपैक्ट पड़ रहे हैं अलग अलग उसमें, तो क्यों हो रहा होगा, एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड इन अ वेरी लार्ज कंसंट्रेशन एंड देयरफॉर डिफ्यूजेस वाइडली, ऐसा है। क्या बताना हमने इसमें, गलत बताना है सही बताना है, एस्ट्रोजन ठीक है। एस्ट्रोजन हैज स्पेसिफिक रिसेप्टर इनसाइड सेवरल सेल टाइप बट ईच सेल रिस्पॉन्ड्स इन द सेम वे। तीसरा, बच्चे आपने पहले पीआईक्यूज लगाए हुए तो नहीं सिमरन, आपने पढ़ भी लिया क्वेश्चन को। एस्ट्रोजन इज केप्ट अवे फ्रॉम द सरफेस of any cells not able to bind it to the surface. Estrogen binds to the specific receptor inside many kinds of a cell and each of which have different responses. हाँ ये तो बहुत इजी है, आप समझ गए बात को भाई, कि यही क्या है आपका आंसर। क्योंकि एस्ट्रोजन के आपके पास क्या है, हार्मोन है भाई, हाई कंसंट्रेशन में तो रिलीज हो ही रहा है, बट ये अलग अलग सेल के पास, मैंने बताया ना कि कॉम्पिटेंट होना बहुत जरूरी है। कॉम्पिटेंसी क्या है, उसका रिसेप्टर प्रेजेंट होना जरूरी है। अलग अलग सेल के पास रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, तो ईच ऑफ विच हैव अ डिफरेंट रिस्पॉन्स ऑन बाइंडिंग, अलग सेल के पास अलग रिसेप्टर प्रेजेंट है, वो बाइंड करेगा और उसका रिस्पॉन्स अलग अलग आएगा। समझ रहे हैं बात को, हार्मोन इसी तरीके से काम करता है। अब आ जाओ भाई, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट भी क्या बोलना, मतलब जो छूटा हुआ रह गया था, अब इसमें मैं कुछ कोशिश कर रहा था कि आपको बताने का। तो मैंने क्या बोला था आपको, एनो नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग भी एक क्या है, वो गैसीय सिग्नलिंग है। और हम बात कर रहे थे भाई कि जब नॉर्मल की मैं बात कर रहा था, तो एक आपकी क्या होती है आपकी, ये आप मान लीजिए ब्लड वेसल की कोई सेल्स होंगी, है ना, किसी चीज से बनी होंगी, और कुछ एंडोथीलियल सेल से बनी हुई होंगी, है ना। एंडोथीलियल सेल से आपके क्या बोलते हैं, ये आपके ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल के अब बाहर से क्या होती हैं आपकी, यहीं पर आपके कुछ कैसी होती हैं आपकी, आपकी स्मूथ मसल्स भी होती हैं, बाहर स्मूथ मसल्स हैं, और अंदर आपकी क्या है, एंडोथीलियल सेल। भाई मेरी उस पर ड्राइंग में तो नहीं हंस रहा है कोई, एंडोथीलियल सेल। तो जब एंडोथीलियल सेल अंदर प्रेजेंट है, जो वेसल्स का काम बनाने, वेसल का बनाने का काम करे, और बाहर बाहर आपकी स्मूथ मसल सेल प्रेजेंट है। अब क्या होता है कि अभी तो क्या करेगा, आपका नॉर्मल ब्लड फ्लो होगा, समझ रहे, इस कंडीशन में आपका ब्लड फ्लो जो है नॉर्मल है। अब मान लीजिए आप यहीं पर क्या चेंजेस आ गए, अब कलर में मैं लिखता नहीं हूं, बस समझाने की कोशिश करता हूं। आपकी जो स्मूथ मसल सेल है, इनमें कॉन्ट्रेक्शन आ जाए, कॉन्ट्रेक्शन मतलब समझते हो, खिंचाव, तनाव,
जैसे कॉन्ट्रेक्शन आएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे किस चीज को, ब्लड वेसल्स को, है ना, जिसके वजह से क्या इंपैक्ट आएगा, जो आपका ब्लड फ्लो है वो कम हो जाएगा ना। आपकी जो देखो एक प्रेशर हो गया एक फ्लो हो गया, प्रेशर क्या है कि प्रेशर तो बढ़ जाएगा बट फ्लो कम हो जाएगा। क्यों फ्लो कम होगा, क्योंकि आपकी जो वेसल्स हैं वो नैरो हो चुकी हैं। पता है एक छोटे बड़े एक चौड़ा पाइप है उससे ज्यादा पानी निकलेगा कि एक पतले पाइप से कम पानी ज्यादा पानी निकलेगा, किससे निकलेगा, जो चौड़ा होगा ना। तो यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ तो क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो हो जाएगा, लेस ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। यहाँ पर नॉर्मल था यहाँ पर कम हो जाएगा। अब यहीं पे एक दूसरी कंडीशन देख लीजिए आप, जिस केस में क्या हो जाए आपका जो ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पर क्या आपके जो मसल सेल हैं, जो मतलब ये आपके स्मूथ मसल सेल हैं उनमें कॉन्ट्रेक्शन आ जाए, और यहाँ पर क्या हो जाए आपके जो मसल सेल है उसमें रिलैक्सेशन आ जाए। अब यहाँ पर आपको क्या दिखने वाला है, ब्लड फ्लो क्या होगा भाई, अब वही चीज है ना कि वो पाइप फैला दिया आपने तो ब्लड फ्लो बढ़ चुका है। तो ये आप कई सारे केसेस में देखने वाले हो, जैसे आपका क्या हो जाए कि आप मान लीजिए आप सर्दियां होती हैं, सर्दियों में आपने देखा है कि बॉडी के क्या जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं उनकी तरफ खून का जाना कम हो जाता है, तो मीन्स वहां पर ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, क्योंकि ब्लड अगर मतलब ठंड सर्दियां ज्यादा है मतलब ठंड ज्यादा है, तो अगर आपका ब्लड क्या जाएगा पेरीफ्री में जाएगा, पेरीफ्री मीन्स बाहर के ऑर्गन्स में जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉन्टेक्ट में आएगा किस चीज के, बाहर के ठंडे वातावरण के कॉन्टेक्ट में आएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि आपका ब्लड जो आपका बॉडी टेम्परेचर वो कम हो जाएगा। उस टेम्परेचर को बचाने के लिए क्या होता है आपका, क्या करती है बॉडी कि उन ऑर्गन में जो पेरीफ्री वाले ऑर्गन है, जो एक्सट्रीमिटीज हैं उस तरफ वो ब्लड फ्लो को क्या कर देगी, कम कर देगी। कैसे करेगी कि वहां पर कॉन्ट्रेक्शन आ जाएगा। कैसे कॉन्ट्रेक्शन आ रहा है कि जो आपकी स्मूथ मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देगी। मेरी बात समझ रहे हो, फिर गर्मी आ जाए तो उसका उल्टा नहीं हो जाएगा कि आपको हीट को डेसिपेट करने तो अंदर अंदर क्या हो जाएगा, उबलने लग जाओगे, उस केस में क्या होगा, ब्लड फ्लो आपका बढ़ जाता है। ये भी है। दूसरा क्या है, अगर मान लीजिए आपका कुछ क्या कहेंगे उसको, कि अगर कोई कंडीशन ऐसी बनी हुई है, जैसे हम बात कर सकते हैं आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम की भी जब हम बात करेंगे, अभी चलिए छोड़िए उस चीज को, एक्सक्रीशन जब पढ़ रहे हैं तब हम बात करते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन हो जाए। तो ये बेसिक कंसेप्ट आप समझें। अब इसमें आ जाओ भाई, यहाँ पर ही आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जो ये आपका मसल का रिलैक्सेशन हो रहा है, दिस रिलैक्सेशन इज ड्यू टू एक क्या है इसका, नाइट्रिक ऑक्साइड। जो नाइट्रिक ऑक्साइड आपका क्या है, गैसियस मॉलिक्यूल है, इसकी वजह से आपका क्या हो रहा है, मसल का रिलैक्सेशन हो रहा है, जिसकी वजह से आपको देखने वाले कि वेसो डायलेशन हो रहा है। अब देखो हो कैसे रहा है ये जान लो एक बार। तो ये क्या है आपकी एंडोथेलियल सेल्स लिखा है भाई, एंडोथेलियल सेल है। अब एंडोथेलियल सेल पे क्या आएगा, एक सिग्नल मॉलिक्यूल आया, कौन सा मॉलिक्यूल, एसिटाइल कोलिन। ये रिलीज होगा कब, जब वेसोडाइलेशन करवाना है। अब जैसे ही ये सिग्नल मॉलिक्यूल आया एसिटाइल कोलिन, इसका रिसेप्टर क्या था, और क्या रिसेप्टर एसिटाइल कोलिन का, जीपीसीआर। इतना तो पढ़ पढ़ के हम तो सर में जीपीसीआर रिसेप्टर है ना इसका, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। अब देखिए हाँ मस्करैनिक, बहुत सही। आज किसके फोन आ रहे हैं, हाँ जीपीसीआर एसिटाइलेशन इसका क्या होगा, सॉरी जीपीसीआर रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, ये फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट कर रहा है, तो यहां पर क्या होगा, जी अल्फा क्या, जी अल्फा, जोर से जोर, जीडीपी की बात नहीं कर रहा हूं भाई मैं यहाँ पे, कौन सा वाला होगा, हमने कई सारी सब यूनिट देखी ना, एस आई क्यू, तो जी अल्फा क्यू नहीं होगा यहाँ पे, तो लाइपेज को एक्टिवेट करता है। भाई देखो पढ़ो और रिवीजन करो, नहीं तो चीजें दिक्कत करेंगे ना। फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिवेट हुआ, फॉस्फोलाइपेज सी क्या करता था आपका, IP2 को IP3 और डाइसाइल ग्लिसरॉल में तोड़ रहा था, याद है कुछ। IP3 जैसे ही बना, IP3 क्या कर रहा था, बाइंड कर रहा था कहां पर, ER मेम्ब्रेन पे, वो क्या थे आपके कैल्शियम मीडिएटेड आयन चैनल, कैल्शियम का आयन चैनल ओपन में, कैल्शियम बढ़ रहा था, कैल्शियम का आयन चैनल, कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ा, तो वो क्या था कैल्मोडिलिन के साइड पे बाइंड कर रहा था। कितने मॉलिक्यूल चाहिए थे कैल्शियम के, 4 मॉलिक्यूल, वो एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होने के बाद जब एक कैल्शियम कैल्मोडिलिन का कॉम्प्लेक्स बना, ये एंजाइम को एक्टिवेट, दैट एंजाइम इज NO सिंथेज, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एक्टिवेट होगा तो ये क्या करता है आपका, आर्जिनिन, क्या होता है आर्जिनिन, अमीनो एसिड,
आर्जिनिन को तोड़ देगा किसमें, सिट्रुलिन में, और नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करवा देगा। मेरी बात समझ रहे हो? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये वाला प्रोसेस तो पता है आपको, जी अल्फा क्यू वाला, कैसे आपका IP3 बना, IP3 ने ER मेम्ब्रेन को ओपन किया, कैल्शियम रिलीज हुआ किसमें, साइटोसोल में, उसने कैल्मोडिलिन के साथ बाइंड किया, और कैल्मोडिलिन क्या है, काइनेज की तरह काम करने वाला है, हमने देखा था ना स्ट्रक्चर। जैसे एक्टिवेट होगा ये नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस को एक्टिवेट कर दे रहा है। क्यों बोल रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस? क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड का सिंथेसिस करवा रहा है। कैसे? इसमें क्या जरूरत है, किसकी जरूरत है, आर्जिनिन। ये कई बार पूछा भी गया क्वेश्चन कि आपका कौन सा क्या है इसमें यूज हो रहा है। तो आर्जिनिन को आपका क्या करेगा, कैटालाइज करके क्या करेगा, सिट्रुलिन में कन्वर्ट कर देगा, और साथ ही साथ क्या नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज कर देगा। क्लियर है भाई? और O2 भी रिलीज हो रही है, पर उसको छोड़िए। अब नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है, कैसा इसका नेचर कैसा होगा? गैसियस हार्मोन का क्या नेचर होता है, या गैसियस सिग्नल मॉलिक्यूल का क्या नेचर होता है? क्या है, पोलर है, नॉन पोलर है, लिपिड सॉल्युबल, लिपिड इनसॉल्युबल है, कैसा? लिपिड इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल नहीं होगा। बच्चों आप पढ़ो, रिवाइज करो ना। चलो ठीक है, जो भी है, मैं ज्यादा बोलूंगा तो फिर वही वाली बात है, डिसेंसिटाइजेशन वाला मैं बता रहा था। तो नाइट्रिक ऑक्साइड आपका क्या है, आपका लिपिड सॉल्युबल है, ये डिफ्यूज कर जाएगा। अब जब इसका डिफ्यूजन इसका होगा तो नियर बाई सेल क्या है यहाँ पर, स्मूथ मसल सेल। बाहर से किसने कवर पकड़ के रखा हुआ है, स्मूथ मसल सेल ने रखा हुआ है। अब देखिए स्मूथ मसल सेल की एक दिखाई हुई यहाँ पर, एक स्मूथ मसल सेल। ये स्मूथ मसल सेल में क्या होगा, जैसे आपका नाइट्रिक ऑक्साइड आएगा, ये क्या करने वाला है, इसके रिसेप्टर पर बाइंड करेगा, NO के। इसके रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होंगे, सेल में, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होंगे। भाई लिपिड सॉल्युबल है तो कहाँ प्रेजेंट होगा, साइटोसोल में प्रेजेंट होगा। मानो आप इस बात को, ये मेरी बात पे आपको यकीन नहीं है, मैं गलत तो नहीं पढ़ाया मैंने आपको? तो कहाँ प्रेजेंट होंगे ये, आपके प्रेजेंट होने वाले आपके साइटोसोल में। अब देखिए साइटोसोल में जैसे ये बाइंड करता है ना, तो ये क्या करवाता है, एक एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा, जिसमें उसका नाम क्या है, ग्वाइनाइल साइक्लेज को। ग्वाइनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होगा तो वो बनाएगा आपका साइक्लिक जीएमपी, है ना। और साइक्लिक जीएमपी बना तो ये किसी प्रोटीन काइनेज जी को एक्टिवेट करने वाला है। और जैसे ही प्रोटीन काइनेज जी एक्टिवेट हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको रिलैक्सेशन दिखने वाला है मसल में। अब मसल रिलैक्स है, तो आप क्या कह रहे हैं, जब रिलैक्स है तो क्या कह रहे हैं, हम फैल जाओ, जितना जितना फैलना, किसको, एंडोथेलियल सेल को। तो एंडोथेलियल सेल्स क्या आपकी फैल जाएंगी, इससे इसकी वजह से क्या हो रहा है, वेसो डायलेशन, डायलेट होना। मौसम खराब हो रहा है क्या, मुझे निकलना भी है आज। हाँ, इसकी वजह से क्या हो गया, वेसो डायलेशन हो गया। समझ रहे हो बात को, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा आप लोगों को? मतलब हो सकता है ये उसकी वजह से तो नहीं होता कि मैं जस्ट ऐसे पूछ लेता हूँ तो आप लोग हो जाते हैं कि हक्के बक्के या क्या पूछ लिया। कोशिश इससे क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा आप लोगों में भी। ये कंसेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को, क्या कहानी हुई थी, एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ, वो क्या है, एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, उसने अपने जीपीसीआर रिसेप्टर पे बाइंड किया। जीपीसीआर रिसेप्टर भी कौन सा वाला, जी अल्फा क्यू वाला। जी अल्फा क्यू एक्टिवेट हुआ, फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिवेट हुआ। फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिवेट होगा तो वो क्या बनाएगा आपका IP3 और DAG। IP3 ने ER मेम्ब्रेन पे आया, ER मेम्ब्रेन पे उसने आपके क्या, कैल्शियम आयन चैनल ओपन कर दिए। कैल्शियम आयन चैनल ओपन हुए तो साइटोसोल में कैल्शियम बढ़ गया। साइटोसोल में आपका कैल्शियम बढ़ गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, कैल्शियम कैल्मोडिलिन का एक कॉम्प्लेक्स बना, जिसने क्या कर दिया, आपका एनोसिंथेस को एक्टिवेट करवा दिया। एनोसिंथेस एक्टिवेट होगा तो क्या हो जाएगा, आपका नाइट्रिक ऑक्साइड का सिंथेसिस कर रहा है, किसके थ्रू, आर्जिनिन। और बन क्या रहा है, सिट्रुलिन और नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड आपका कैसा है, एक तरीके से नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, वो डिफ्यूज कर गया। अब डिफ्यूज कर गया तो वो आपके क्या है, नियर बाई सेल, स्मूथ मसल सेल। स्मूथ मसल सेल के रिसेप्टर को बाइंड किया, उस रिसेप्टर ने ग्वाइनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कर दिया। ग्वाइनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होगा तो साइक्लिक जीएमपी बने। साइक्लिक जीएमपी बने तो उसमें साइक्लिक जीएमपी बाइंड करेंगे और क्या एक्टिवेट करवा देंगे, प्रोटीन काइनेज जी को। प्रोटीन काइनेज जी एक्टिवेट हो गया तो उससे क्या होगा, अब देखो जी मतलब जीनियस वाला नहीं, मतलब मान लीजिए अब इजी याद रखने के लिए हो जाएगा ना, कि साइक्लिक जीएमपी है, उसने प्रोटीन काइनेज जी को एक्टिवेट कर दिया। प्रोटीन काइनेज जी एक्टिवेट हुए हैं तो ये फर्दर क्या करेंगे, प्रोसेस करने के बाद ये क्या करा देगा, रिलैक्सेशन करा देगा आपके मसल से। अब मसल से रिलैक्स हैं तो अब तुम ही रिलैक्स बैठे हो, तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, तुमको फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा होता है ना कि तुम्हारे पेरेंट्स रिलैक्स चिल कर रहे हैं तो तुम हुड़दंग मचा लो, होता था ये। तो यहाँ पर वही फंडा है कि जैसे ये रिलैक्स हुए तो एंडोथेलियल सेल फैलना शुरू कर गई। अब एंडोथेलियल सेल किस क्या कर रही है, वो ब्लड वेसल्स बना रही है, जब वो फैलेंगी तो उसका डायमीटर बढ़ जाएगा, वेसो डायलेशन हो जाएगा। वेसो डायलेशन हो जाएगा तो उससे ज्यादा ब्लड फ्लो हो सकता है, तो ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो, एनो सिग्नलिंग समझ में आ गई। अब देखो इससे रिलेटेड क्या है आपका, अच्छा फिर वही थ्योरी है आपके पास, फिर दोबारा मैं पहले बता देता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट निकलता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी ये चीजें आपको बता चुका हूँ। अब आप लोग एक बार देख लीजिए जरा इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं।
ना, बेसिक सी चीजें, वही चीजें, और स्मूथ मसल सेल आपके रिलैक्स हो जाएंगे, साइक्लिक एटीपी से साइक्लिक जीएमपी बना, प्रोटीन काइनेज डीएक्टिवेट, और ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू होने वाला है। मसल रिलैक्स, एंडोथेलियल फैलना शुरू कर दे रही है। अब देखिए भाई, इसी के लिए क्या कुछ ड्रग भी आती है जो इफेक्ट करती है आपकी किस चीज को, ये एनो सिग्नलिंग को। जैसे आप देखेंगे एक नाइट्रोग्लिसरीन आता है, जब आपके हार्ट का कुछ सर्जरी वर्जरी इस तरीके से कुछ काम हो रहा होता है, तो ब्लड फ्लो को यूज करें, मतलब हार्ट का, जब हार्ट से रिलेटेड कुछ डिजीज है तो उसमें ये यूज होती है। आपका क्या, जैसे हार्ट डिजीज में ये यूज होने वाली है। दूसरा ये क्या है आपका, नाइट्रिक ऑक्साइड का ये क्या बनता है, आपका सोर्स होता है। नाइट्रोग्लिसरीन है, ये आप फर्दर आपका नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करने में हेल्प करेगा, या उसका सोर्स बनने का, ये इंक्रीज कराएगा ब्लड फ्लो, और किसकी तरफ, टुवर्ड हार्ट, हार्ट की तरफ ज्यादा ब्लड फ्लो क्या कराएगा, परमिट कर देगा। समझ रहे हैं आप बात को। फिर एक क्या होता है आपका सिलेंडर, क्या है इसका नाम, सेल्डाफिनिल और टेडोफाइल हम इसको बोलते हैं, जिसको हम कॉमन नेम इसका क्या है, वाइग्रा। कि आपने देखा होगा कि मेल्स में क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं ईडी। ईडी इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो इस केस में क्या होता है कि जो मेल का पेनिस है उसमें क्या इरेक्शन नहीं हो पाता है। तो यहां पर भी क्या होता है आप देखेंगे तो कुछ आपको ड्रग जिसका नाम है वाइग्रा वो दी जाती है। वो क्या करते हैं, इनहिबिशन ऑफ फॉस्फोडाइस्ट्रेज। अब बताओ फॉस्फोडाइस्ट्रेज का काम क्या था, डाइस्ट्रेज क्या करेगा, साइक्लिक फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में कर देगा। तो यहां पर कौन सा वाला फॉस्फोडाइस्ट्रेज को इनहिबिट कर रहा होगा, ये जीएमपी, साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्ट्रेज को। तो आपको समझ लीजिए साइक्लिक जीएमपी है ना, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, आप फिर पूरा मेंशन कर लेना। तो साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्ट्रेज अगर आपका इनहिबिट कर दिया तो उससे क्या इंपैक्ट आएगा कि साइक्लिक जीएमपी का लेवल मेंटेन रहेगा। अब साइक्लिक जीएमपी का लेवल मेंटेन है तो क्या हो रहा था, जी प्रोटीन काइनेज जी एक्टिवेट हो जाएगा। प्रोटीन काइनेज जी एक्टिवेट रहेगा तो वही तो क्या कर रहा था आपका, मसल को रिलैक्स करने में हेल्प नहीं कर रहा था। यहां समझिए आप कहां गया वो फिगर, यहां पर आपका साइक्लिक जीएमपी बढ़ा हुआ था ना। अब फॉस्फोडाइस्ट्रेज को काम नहीं करने देगा, साइक्लिक जीएमपी खत्म नहीं होगा। साइक्लिक जीएमपी खत्म नहीं होगा, प्रोटीन काइनेज जी एक्टिवेट रहेगा। प्रोटीन काइनेज जी एक्टिवेट रहेगा तो आपका जो मसल रिलैक्सेशन है वो रिलैक्सेशन ही रहेगा, मसल रिलैक्स ही रहेंगी। अब रिलैक्स है तो इसकी वजह से क्या ब्लड फ्लो बना रहेगा और इसकी वजह से इरेक्शन आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं। तो ये कुछ भाई आपके, आई थिंक ये लास्ट स्लाइड है, हाँ। तो ये कुछ आपके क्या है आज हमने जो देखा, काफी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप कोशिश करिए जितना आप रिवीजन कर सको भाई। भाई बच्चों आप ऑनलाइन में बताओ, कुछ किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन हो इससे रिलेटेड, क्लियर है चीजें। चलो फिर भाई सेशन को एंड कर लेते हैं, आप लोग प्लीज इसको आप देख लीजिए ताकि आप क्या कर सको, आपका रिवीजन हो सके, है ना। चलो भाई, थैंक यू एवरीवन।